हेलो, वेलकम टू ऑल इन आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग। स्वागत है आप सभी का आरएनसीसी की इस मोस्ट इंपोर्टेंट सीएचएन के एमसीक्यू सेशन में, है ना। ओके, तो आपके आने वाले एग्जाम में जो अपन सीएचएन का एक निचोड़ कह सकते हैं वो एमसीक्यू मैं आपके सामने लेके आया हूँ, टॉप 50 एमसीक्यूज। ठीक है, ओके, तो सब क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और क्विकली अपन सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, है ना। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ प्रिमोडियल प्रिवेंशन, है ना। प्रिमोडियल प्रिवेंशन का क्वेश्चन बना है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो आपने पढ़ा हुआ है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बना है प्रिमोडियल प्रिवेंशन का। इसमें आपको कौन सा चूज करना है? करेक्ट आंसर को चूज करना है। ठीक है, ओके, अपन देखें फर्स्ट ऑप्शन को, एडॉप्टिंग हेल्थी लाइफस्टाइल फ्रॉम चाइल्डहुड, है ना। चाइल्डहुड से वो हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करे तो क्या होगा, उसके अंदर रिस्क फैक्टर नहीं आएंगे। क्या ये प्रिमोडियल का एग्जांपल है? बिल्कुल, ये प्रिमोडियल का एग्जांपल है ना। ओके, इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेंट, इम्यूनाइजेशन क्या है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किसमें आता है? प्रिमोडियल में नहीं आता, किसमें आता है? प्राइमरी के अंदर आता है। स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर, स्क्रीनिंग एक तरीके से क्या हो गया? डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन जैसा हो गया, है ना। ओके, तो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट किसके अंदर आता है? सेकेंडरी के अंदर आता है। तो ये सेकेंडरी हो गया, तो अपने पास आंसर क्या बन जाएगा? आंसर इसका बन जाएगा क्या? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पुट करेंगे। क्या हो गया अपने पास? प्रिमोडियल के अंदर अपना ऑप्शन एक करेक्ट रहेगा, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। लेवल ऑफ प्रिवेंशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके जो सारे टाइप है वो आपको पता होने चाहिए। हर एग्जाम के अंदर लेवल ऑफ प्रिवेंशन का क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है आपको? डिनोमिनेटर इन द कैलकुलेशन ऑफ केस फैटेलिटी रेट। केस फैटेलिटी रेट मतलब किसी पर्टिकुलर डिजीज से होने वाली डेथ की जो रेट काउंट करते हैं उसमें आपको पूछा है डिनोमिनेटर, है ना। ओके, तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर क्या होती है? न्यूमिनेटर होता है क्या? जो टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज, है ना। टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज। एंड डिनोमिनेटर क्या रहेगा? डिनोमिनेटर बताएंगे क्या रहेगा इसका आंसर? यस, डिनोमिनेटर क्या रहेगा? टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू ऑल कॉजेज नहीं, टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस, टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू द डिजीज कंसर्न, और टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू डिजीज, है ना। सी क्या है? टोटल नंबर ऑफ केस ड्यू टू द डिजीज कंसर्न, एंड डी है टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू डिजीज कंसर्न। तो इसका आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का? है ना, टोटल नंबर ऑफ केस रहेंगे। इस पर्टिकुलर डिजीज के कितने केस है? जैसे टीबी की अपने को केस फर्टिलिटी रेट निकालनी है पर्टिकुलर पॉपुलेशन की, तो उस पॉपुलेशन में अपन देखेंगे कि टोटल डेथ कितनी हुई है टीबी की वजह से, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा कि टोटल टीबी के केस कितने हैं, है ना। तो ये पर्टिकुलर डिजीज की क्या आ गई? केस फर्टिलिटी रेट आ गई। ये पर्टिकुलर डिजीज जो है वो कितनी फैटल है, कितनी घातक है, कितनी लीथल है ना। ओके, तो केस फर्टिलिटी रेट इसको प्रेजेंट करता है। आंसर क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसका सेकेंड ऑप्शन अपना, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपना सी ऑप्शन जो है टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू द डिजीज कंसर्न, है ना। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज एंड टोटल नंबर ऑफ द केसेस। ठीक है, ओके, तो ये क्या रहेगा? केस फर्टिलिटी रेट का रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ये पूछा है, ए well of contaminated water resulting in an epidemic of acute watery diarrhea is a typical example for, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे? वेल है, कुआं है, तो कुएं का पानी क्या हो गया? कंटामिनेटेड हो गया, उसके अंदर क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया किसी बैक्टीरिया का, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? वहां की पॉपुलेशन के अंदर एक्यूट वाटरी डायरिया हो गया है। तो ये किस प्रकार की एपिडेमिक है ये आपको पूछा है ना। ओके, तो ये ऐसा लैंग्वेज हमेशा किसके लिए फॉलो होती है? ऐसी लैंग्वेज हमेशा कोलेरा के आउटब्रेक के लिए फॉलो होती है ना। कोलेरा का जो आउटब्रेक रहता है उसमें अपन क्या देखते हैं? वहां पे ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बनती है कि एक वेल है जो कंटामिनेटेड हो गया और उसके आसपास की पॉपुलेशन में क्या है? सबको, है ना, राइस वाटर स्टूल या राइस वाटर डायरिया हो रखा है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की एपिडेमिक शो कर रहा है? ए ऑप्शन है कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक, बी है कॉमन सोर्स कंटिन्यूअस या मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक, सी है स्लो एपिडेमिक, एंड डी है प्रोपेगेटेड एपिडेमिक, है ना। तो अगर आपने एपिडेमिक्स के बारे में पढ़ा है तो आप एक सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हो, इतना इजी है ये क्वेश्चन, है ना। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस लैंग्वेज के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे, क्या है सर ये, समझ नहीं आ रहा, है ना।
तो इसका क्या है, सिंपल सा फंडा है, आपको समझना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स है ना। क्या है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसके अंदर कुएं का पानी जो है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। तो सब लोग आएंगे डेली अपने डेली यूज के लिए, यहाँ से क्या करेंगे, पानी लेंगे और उसके साथ में इन्फेक्शन भी ले जाएंगे। मतलब सोर्स क्या है, कॉमन है, कॉमन सोर्स है, लेकिन डेली एक्सपोजर हो रहा है, मल्टीपल एक्सपोजर हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, कॉमन सोर्स कंटिन्यूअस एक्सपोजर। की भाई डेली कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, एक्सपोजर हो रहा है सेम साइट पे, ठीक है। ओके, तो कॉमन सोर्स कंटिन्यूअस एक्सपोजर एपिडेमिक्स इसका क्या रहेगा, बेस्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। चलिए ओके, चलिए आगे बात करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दूसरे टाइप भी समझ लेते हैं, आपके ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर है ना, कॉमन सोर्स मतलब क्या है, सोर्स फिक्स है और सिंगल एक्सपोजर हुआ है। इसमें आप फूड पॉइजनिंग का जो क्वेश्चन बनता है वो याद रख सकते हैं। फूड पॉइजनिंग का क्वेश्चन जो है वो सिंगल एक्सपोजर वाला रहता है ना, पॉइंट सोर्स सिंगल एक्सपोजर, जिसमें क्या रहता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि किसी पार्टी के अंदर क्या हो गया, केक के कंटामिनेटेड होने की वजह से, मिल्क प्रोडक्ट के कंटामिनेटेड होने की वजह से सबको क्या हो गई, स्टेफाइलोकोकल की फूड पॉइजनिंग हो गई। तो फूड पॉइजनिंग का क्या रहेगा, सिंगल एक्सपोजर रहेगा। और अगर आपका कोलेरा का क्वेश्चन बने तो वो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस एक्सपोजर का रहेगा, है ना, मल्टीपल एक्सपोजर कॉमन सोर्स टाइप का, ठीक है। प्रोपेगेटेड जो रहता है वो इन्फेक्शियस डिजीज में रहता है, कम्युनिकेबल डिजीज में रहता है, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है। जैसे अपन ने क्या देखा था, कोरोना देखा था। तो कोरोना एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, कोरोना उसके अंदर ग्रो करता है और फिर आगे क्या करता है, नेक्स्ट के अंदर इन्फेक्शन देता है। जैसे एक के है ना, ऐसे इस टाइप का जो पैटर्न होता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोपेगेटेड करते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो इस तरह का पैटर्न क्या रहेगा, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक रहेगा, जो मोस्टली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अंदर ज्यादा होता है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या है, एन इंपोर्टेंट मेजर ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ द डिजीज इज दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है कि कोई डिजीज कितनी कम्युनिकेबल है, इसका आपको आइडिया किससे लगेगा, कौन सी रेट से आइडिया लगेगा कि ये पर्टिकुलर डिजीज ज्यादा कम्युनिकेबल है, ठीक है। ओके, ए है इंसिडेंस रेट, बी है केस फर्टिलिटी रेट, सी है प्रेवलेंस रेट एंड डी है सेकेंडरी अटैक रेट। क्या आंसर बनेगा इसका, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पुट करेंगे, क्या आंसर बनेगा। यस, बात करें अपन इसकी तो इंसिडेंस रेट, इंसिडेंस की बात करें तो इंसिडेंस नए केसेस के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, एक्टिव नए केसेस कितने हैं उनके बारे में बताएगी। मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नए केसेस कितने आए हैं उसकी जो रेट होती है वो इंसिडेंस रेट होती है। प्रेवलेंस क्या होती है, प्रेवलेंस मतलब नए और पुराने टोटल केस कितने हैं कम्युनिटी में, वो प्रेवलेंस रेट में आएगा। केस फर्टिलिटी रेट क्या बताएगी कि किसी पर्टिकुलर डिजीज की वजह से कितनी डेथ हो रही है, इसका मतलब वो डिजीज कितनी फैटल है। लेकिन इन तीनों का कम्युनिकेबिलिटी से इतना नहीं है। सेकेंडरी अटैक रेट की बात करें, सेकेंडरी अटैक रेट क्या होती है, सेकेंडरी अटैक रेट होती है कि विद इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर कितने केसेस के अंदर इंफेक्शन चला गया है, ठीक है। ओके, तो नंबर ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल के अंदर देखें अपन तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ससेप्टेबल इंडिविजुअल, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा, रिपोर्टेड न्यू केसेस विद इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। तो जिस डिजीज की बात हो रही है उसके एक इंक्यूबेशन पीरियड में टोटल केस आपको कितने मिले हैं अपॉन टोटल ससेप्टेबल पॉपुलेशन। तो ये अपने को सबसे परफेक्टली बताएगा कि कोई डिजीज कितनी कम्युनिकेबल है। एक इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे मान लीजिए किसी डिजीज का क्या है 14 डेज क्या है इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। ओके, तो मान लो आज क्या है, आज 7th है, तो 7th को फर्स्ट इंडेक्स केस मिला, तो 7th के बाद में नेक्स्ट जो 14 डेज रहेंगे मतलब 21 तक, है ना। ओके, तो इतने टाइम पीरियड में टोटल कितने केस मिलेंगे, ठीक है। तो वो तो अपना न्यूमिनेटर हो जाएगा। जैसे मान लो क्या हो गए 20 नए केस मिले और टोटल ससेप्टेबल पॉपुलेशन कितनी थी, टोटल 100 थी, है ना। ओके, तो 20/100 क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अटैक रेट हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि ये डिजीज जो है वो किस तरीके से कम्युनिकेबल है ना। तो मतलब ये एक इंक्यूबेशन पीरियड में 20 नए केसेस ला रही है, तो सेकेंडरी अटैक रेट जो है वो सबसे बेस्ट बता रही है किसको, कि ये डिजीज कितनी कम्युनिकेबल है ना। ओके, तो सेकेंडरी अटैक रेट इसका बेस्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर मैं सबसे एक्सपेक्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। ऑक्यूपेशनल डिजीज का बहुत सी बार ये क्वेश्चन बना है, इसमें पूछा है आपको फार्मर्स लंग के बारे में, है ना। ओके, फार्मर्स लंग इज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ, किसके इनहेलेशन से फार्मर्स लंग होता है, वो ये आपको पूछा है। क्या आंसर बनेगा इसका, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यस, बात करें अपन इसकी तो क्या आंसर बनेगा इसका, ए है ग्रैंड डस्ट विथ एक्टिनोमाइसिस,
है ना ग्रैन डस्ट विद एक्टिनोमाइसिटीज, बी है शुगर कैन डस्ट, सी है सिलिका डस्ट एंड डी है कॉटन फाइबर डस्ट। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या रहेगा? फार्मर्स लंग किसके थ्रू होता है? ये फंगस के थ्रू होता है ना। तो अपना बेस्ट आंसर रहेगा ग्रैन डस्ट के थ्रू, है ना। तो ग्रैन की डस्ट में क्या रहती है? फंगस रहती है। कौन सी फंगस रहती है? एक्टिनोमाइसिस रहती है, ठीक है ना। ओके, तो फार्मर्स लंग का जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आंसर क्या बनेगा इसका? एक्टिनोमाइसिटीज बनेगा इसका, है ना। चलिए, और क्या आंसर हो सकता है इसमें? माइक्रोस्पोरम फेनाई भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि वो भी एक टाइप की फंगस है जो ग्रैन डस्ट के थ्रू होती है और फार्मर्स लंग करवाती है ना। चलिए, तो आंसर क्या बनेगा इसका? ग्रैन डस्ट विद एक्टिनोमाइसिस या माइक्रोस्पोरम फेनाई इसका आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सुरक्षा क्लिनिक का क्वेश्चन बना है ना। ऐसा लोगो होता है सुरक्षा क्लिनिक का, आपने देखा होगा, है ना, जो अपना प्लस रहता है, ठीक है। व्हाइट कलर का क्या रहेगा? प्लस रहेगा, और उसके बीच में क्या रहेगा? रेड कलर का एक डॉट रहेगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके का क्या रहता है? लोगो रहता है सुरक्षा क्लिनिक का। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बना है, सुरक्षा क्लिनिक आर कंडक्टेड अंडर द, ठीक है, एजेस ऑफ विच नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मतलब कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में सुरक्षा क्लिनिक्स को इंप्लीमेंट किया गया है? ए है आरएनटीसीपी जो टीबी का प्रोग्राम है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जिसको अपन ने अभी रिप्लेस कर दिया है किससे? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो 2025 तक का अपना टारगेट था। बी है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम, सी है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, है ना, एनएसीपी, एंड डी है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो किसके अंदर होता है? सुरक्षा क्लिनिक किसके लिए है? सुरक्षा क्लिनिक एड्स पेशेंट के डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना। किसके लिए है? एड्स पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए बनाए गए क्लिनिक से, ठीक है। सुरक्षा क्लिनिक किसके लिए है? एड्स के लिए है, एचआईवी के लिए है, ठीक है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे आपको पूछा, देखिए थोड़ा सा चेंज किया है, जो पुराने पैटर्न से आईएमआर के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सीएचएन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका हमेशा जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। अब ये क्वेश्चन पूछा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड पर, है ना, तो इसमें आपको किस पॉपुलेशन, कौन से ग्रुप में इसको एक्सप्रेस्ड करते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा है ना। टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अपॉन डिनोमिनेटर आपको पूछा है, पर 1000 प्रेगनेंसीज और पर 1000 लाइव बर्थ और पर 1000 अंडर 5 चिल्ड्रन और 1 लाख लाइव बर्थ। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर क्या बनेगा? आईएमआर। आईएमआर का क्या रहता है? टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ अपॉन, है ना, पर 1000 लाइव बर्थ, है ना। तो 1000 लाइव बर्थ पे कितने इन्फेंट की डेथ हो रही है पर ईयर, एक साल के अंदर, उसको अपन क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो बी ऑप्शन अपना है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है, पर 1000 लाइव बर्थ, है ना। ओके, अंडर 5 चिल्ड्रन की बात करें, पर 1000 अंडर 5 चिल्ड्रन, ये किस में रहता है? ये अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में रहता है। पर 1 लाख लाइव बर्थ जो है इसका यूज होता है किसके अंदर? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर, ठीक है, एमएमआर के अंदर। चलिए, तो ये आपको याद होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका बना है क्वेश्चन पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क से, सीएचएन के अंदर आता है ये भी, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following test is not used for checking quality of pasteurization of milk, है ना। ओके, तो क्वालिटी ऑफ पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क को चेक करने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट यूज नहीं होगा, ये आपको पूछा है। ए है फॉस्फेटेज टेस्ट। फॉस्फेटेज क्या होती है? एंजाइम होती है जो नॉर्मली मिल्क के अंदर रहती है, लेकिन पास्चुराइजेशन करने पे क्या हो जाती है? फॉस्फेटेज एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाती है हीट की वजह से, ठीक है। तो ये टेस्ट यूज होता है। स्टैंडर्ड प्लेट काउंट होता है, ये टेस्ट भी यूज होता है। कोलिफॉर्म काउंट है, ये टेस्ट भी यूज होता है। लेकिन ऑर्थोटोलुडीन टेस्ट जो है, डी ऑप्शन, ये किसके लिए यूज होता है? ये मिल्क के लिए यूज नहीं होता, ये होता है क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, है ना। क्लोरिनेशन ऑफ वाटर अपन देते हैं वाटर डिसइंफेक्शन में, है ना। क्लोरिनेशन ऑफ वाटर के लिए टेस्ट करते हैं अपन रेजिडुअल क्लोरीन को देखने के लिए ऑर्थोटोलुडीन टेस्ट, है ना। तो नाम याद रख लेंगे, ऑर्थोटोलुडीन टेस्ट जो है वो पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क में यूज नहीं होता है ना। डी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा। तो ये 3 टेस्ट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेने हैं, फॉस्फेटेज, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, कोलिफॉर्म काउंट, ये तीनों आपको पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो आंसर अपना क्या बनेगा? आंसर इसके अंदर बनेगा डी, ऑर्थोटोलुडीन टेस्ट। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? इसका आंसर मैं सभी से एक्सपेक्ट करूंगा, जो जो लाइव देख रहे हैं अभी, है ना। आपको पूछा है बहुत सिंपल CHN का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। तो ट्रायड के अंदर क्या क्या आएगा? एपिडेमियोलॉजिकल, है ना। आप ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये क्या पूछ लिया, लेकिन नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है, पढ़ना है अच्छे से और आंसर पिक करना है अपना, ठीक है। ओके, ए है सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड प्रेडिक्टिव वैल्यू, बी है टाइम प्लेस पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, सी है एजेंट होस्ट एनवायरमेंट फैक्टर एंड डी है प्रेवलेंस इंसिडेंस एंड अटैक रेट। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर क्या रहता है? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट का एक कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, एजेंट होस्ट एनवायरमेंट का, ठीक है ना। ओके, तो ट्रायड और ट्रायंगल में क्या फर्क होता है? ट्रायंगल में क्या रहता है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जब टाइम के रेस्पेक्ट में बात होती है तो वो ट्रायड नहीं कहलाएगा, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल कहला जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 अपना हो गया एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको काफी, मतलब बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पूछा है आपको, टिटनस स्पोर कैन ओनली बी किल्ड बाय, है ना। टिटनस जो है सबको पता है क्या है, टिटनस जो है वो एक तरीके की क्या है? डेड एंड डिजीज है और पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती है, सॉइल से डायरेक्ट ह्यूमन को ट्रांसमिट होती है ना। ओके, तो जो इसके स्पोर होते हैं उसके किलिंग की बात हो रही है, कैसे आप किल करोगे? ए है लार्ज डोज ऑफ पेनिसिलिन, बी है एंटी टिटनस सीरम, सी है टिटनस टॉक्सॉइड एंड डी है गामा इरेडिएशन। तो क्या आंसर बनेगा? किसके थ्रू आप किल करोगे? टिटनस के स्पोर किल करने हैं तो किस तरीके का डिसइंफेक्शन या अदर प्रोसेस आप यूज करोगे? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो आप हटा दीजिए, लार्ज डोज ऑफ पेनिसिलिन जो है वो स्पोर पे काम नहीं करेगी, ये बैक्टीरिया पे काम करती है, स्पोर्स पे काम नहीं करती, है ना। एंटी टिटनस सीरम, इसमें क्या है? एंटीबॉडीज होती है जो टॉक्सिन के अगेंस्ट काम करेगी, इसके अगेंस्ट काम नहीं करेगी, तो ये ऑप्शन भी अपना रॉन्ग हो गया। टिटनस टॉक्सॉइड जो है ये भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा अपना आंसर? डी रहेगा इसके अंदर, गामा इरेडिएशन, है ना। तो इरेडिएशन के थ्रू अपन क्या करेंगे? इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और किससे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपन? हाई टेम्परेचर पे ऑटोक्लेविंग से भी इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे अगर ऑटोक्लेविंग करेंगे तो इनके डिस्ट्रॉय होने की चांसेस रहेंगे। सबसे बेस्ट आंसर क्या रहेगा? गामा इरेडिएशन रहेगा, ठीक है। ओके, तो गामा इरेडिएशन के थ्रू टिटनस के स्पोर क्या कर सकते हैं? किल कर सकते हैं। नोट डाउन कर लेंगे इसको, कल के एग्जाम में आ सकता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको पूछा है हेल्थ फंक्शनरी एट PSC लेवल इज दी। यहाँ पे देखिए, आपको लगेगा कि ये तो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से PSC से अटैच होता है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट आंसर पिक करना है। क्या आंसर रहेगा? ए ऑप्शन है आशा, बी है आंगनवाड़ी वर्कर, सी है हेल्थ असिस्टेंट एंड डी है हेल्थ वर्कर, है ना। सी ऑप्शन में बोला है हेल्थ असिस्टेंट फीमेल और डी ऑप्शन के अंदर बोला है हेल्थ वर्कर फीमेल। क्या आंसर बनेगा? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर पुट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आंसर बनेगा इसका? यस, हेल्थ फंक्शनरी एट PSC इज दी। आशा जो है, ठीक है, आशा एक तरीके की क्या है? सोशल वर्कर है जो PSC से अटैच होती है, लेकिन प्रॉपर PSC के अंदर उसका फंक्शन नहीं रहता है ना, उसका कम्युनिटी लेवल पे फंक्शन रहता है। तो आशा को अपन क्या कर लेंगे? आउट कर देंगे। आंगनवाड़ी वर्कर है, उसका कोई लेना देना नहीं है PSC से, है ना। अपन डायरेक्ट कनेक्शन की बात करें तो कोई लेना देना नहीं है इसका। ICDS के अंदर, ठीक है, ICDS के अंदर अलग से इसकी चैन रहती है डेवलपमेंट ऑफिसर के थ्रू, ठीक है। तो वहां पे क्या रहेगा? आंगनवाड़ी वर्कर का मोस्टली जो है वो अंडर 5 चिल्ड्रन के लिए है और इसका PSC से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है ऐसा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग ऑप्शन, हेल्थ असिस्टेंट एंड हेल्थ वर्कर। अब बात करें हेल्थ वर्कर की, हेल्थ वर्कर किस लेवल पे होते हैं? सब सेंटर लेवल पे होते हैं, ना कि PSC लेवल पे, ठीक है। ओके, तो मोस्ट ऑफ दी ये जो पोस्ट बनी है ना हेल्थ वर्कर की, ये सब सेंटर के लिए बनी है। लेकिन हेल्थ असिस्टेंट की बात करें तो ये आपको पता होगा ये PSC लेवल पे होते हैं। हेल्थ असिस्टेंट मेल, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल, ये किस लेवल पे होते हैं? PSC लेवल पे होते हैं। और क्या होता है PSC लेवल पे, है ना? मिडवाइफ नर्स जो है वो भी किसमें रहेगी? PSC पे रहेगी। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। हेल्थ असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो PSC के लेवल पे है, ठीक है। और PSC कितने लेवल पे होती है पॉपुलेशन पे? तो कितनी होती है? 30,000, ठीक है। 30,000 पॉपुलेशन पे एक PSC होती है
और अगर क्या है हिली एरिया है, ट्राइबल एरिया है, तो वो वहां पे क्या हो जाएगा 20,000, है ना। ओके, तो ये क्राइटेरिया भी आपको पता है। तो देखिए ऑप्शन सारे कंफ्यूजिंग थे, लेकिन अपन को रूल आउट करना था कि कौन सा सबसे बेस्ट आंसर बनेगा, ठीक है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ड्यू टू ए मीजल्स आउटब्रेक इन ए कम्युनिटी, ए मेडिकल ऑफिसर डिसाइडेड टू इम्यूनाइज ए चाइल्ड एज 7 मंथ विच मीजल्स वैक्सीन, है ना। ओके, तो क्या कर दिया, उसका जो ममता कार्ड है उस पर क्या कर दिया, मेडिकल ऑफिसर ने लिख के दे दिया, है ना, नर्स को लिख के दे दिया कि इसको मीजल्स का वैक्सीन लगाना है ना। ओके, तो उसकी जो प्रेस्क्रिप्शन पे लिख के दे दिया। अब क्या करेगी नर्स जो है वो वैक्सीन लगाएगी। अब नेक्स्ट पूछा है व्हेन शुड द नेक्स्ट मीजल वैक्सीन बी एडमिनिस्टर्ड, तो नेक्स्ट डोज है वो कब एडमिनिस्टर की जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मीजल्स का आउटब्रेक हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं अब बोल रहा हूं आपको याद रखनी है। जब भी किसी डिजीज का आउटब्रेक होता है उस कम्युनिटी में जो प्रॉपर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको अपन अलग कर देते हैं। आउटब्रेक की जो वैक्सीन है और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की वैक्सीन है, इन दोनों का आपस में अपन क्या करेंगे, कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ये जो वैक्सीन लगेगी आउटब्रेक में, ये एक्स्ट्रा वैक्सीन है, इसको अपन है ना रिप्लेस नहीं कर सकते नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे, अपन रिप्लेस नहीं करेंगे। जैसे मीजल्स की अपन ने 7th मंथ पे दे दी, तो ऐसा नहीं है कि 9 मंथ वाली को अपन ने 7 मंथ मान लिया, नहीं। ये आउटब्रेक की वैक्सीन है, ये एक्स्ट्रा वैक्सीन है, ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को रिप्लेस नहीं करेगी, है ना। तो एक बात तो आपको क्या याद रखनी है कि कोई भी लाइव वैक्सीन है जिसकी 2 डोजेस में 4 वीक्स का मिनिमम गैप होना चाहिए। तो मतलब 7 वीक पे लगी है तो अपन नेक्स्ट 8 to 9 मंथ में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वैक्सीन शेड्यूल के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो आइडियली अपन 9 मंथ पे देते हैं, तो 9 मंथ इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर बनेगा इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्या कि कोई भी नेक्स्ट वैक्सीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अभी तो सारी शेड्यूल की बाकी है जो 9 मंथ पे लगती है, ठीक है, जो 15 to 16 मंथ पे लगती है, ये सब बाकी पड़ी है। लेकिन नॉट रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। आफ्टर 4 वीक्स, आफ्टर 4 वीक्स क्या रहेगा, 8th मंथ रहेगा। लेकिन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अपन 9 मंथ से नॉर्मली लगवाते हैं, तो ये ऑप्शन भी, अगर ये 9 मंथ वाला ऑप्शन नहीं होता तो अपन देख सकते थे, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन अपने पास मौजूद है, सी ऑप्शन, व्हेन द चाइल्ड कंप्लीट 9 मंथ ऑफ एज, ये सबसे अपना बेस्ट आंसर रहेगा, है ना। तो ये इसको अपन पिक करेंगे। आउटब्रेक की वैक्सीन है, इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की वैक्सीन के साथ में मिक्स नहीं करना है, ठीक है, याद रख लेंगे ये पॉइंट, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और व्हेन द चाइल्ड कंप्लीट द 15 मंथ ऑफ एज, नहीं, उस टाइम तो सेकंड डोज लगेगी, ठीक है ना। ओके, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये देखिए नया क्वेश्चन है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन का आपको क्या करना है, सीक्वेंस अरेंज करना है। सीक्वेंस क्या होता है वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले प्रीमोडियल, उसके बाद में प्राइमरी, उसके बाद में सेकेंडरी, उसके बाद में टर्सरी, और उसके बाद भी आपका अगर 5th ऑप्शन होता तो वो क्या होता, क्वाटरनरी प्रिवेंशन, है ना, ओवर डायग्नोसिस को, ठीक है, ओवर डायग्नोसिस को होने से बचाना, है ना। ओके, तो वो क्वाटरनरी होता है। तो आपको 4 यहाँ पे पूछा है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो सबसे फर्स्ट अपन किसको पिक करेंगे, वो रहेगा, किसको चूज करेंगे, जो प्रीमोडियल है। इसमें से आप प्रीमोडियल चूज कीजिए, कौन सा है, हेल्थ प्रमोशन, बिल्कुल, है ना। हेल्थ प्रमोशन क्या है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन में आता है। हेल्थ प्रमोशन हो गया, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन हो गया, ये किस में आते हैं, प्रीमोडियल में आते हैं, है ना। तो 4th सबसे पहले पिक करेंगे, ऑप्शन बी के अंदर 4th है। उसके बाद में प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी के अंदर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो हो गया, जैसे वैक्सीन वगैरह क्या है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है जो प्राइमरी के अंदर होती है। प्राइमरी में क्या रहेगा, रिस्क फैक्टर रहेगा, लेकिन डिजीज नहीं रहेगी। तो उसके बाद में अपना क्या रहेगा, 1 रहेगा। उसके बाद में सेकेंडरी के अंदर क्या करते हैं अपन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का जो रहता है, तो अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, तो सेकंड ऑप्शन अपना उसके बाद रहेगा। और सबसे लास्ट क्या रहता है, टर्सरी, जिसके अंदर क्या रहता है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, तो 3। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो आपने एग्जाम्पल याद कर लिया लेकिन आपने सीक्वेंस याद नहीं किया, तो आप गलत कर दोगे एग्जाम के अंदर। तो सीक्वेंस भी याद होना जरूरी है, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉलिक एसिड, इट इज नीडेड फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स आरबीसी के डेवलपमेंट में और अदर सेल के डेवलपमेंट में काफी एसेंशियल होती है, और अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बोन मैरो की में सही आरबीसी नहीं बनेगी तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। सेकंड है इट हैज ए रोल इन द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये बिल्कुल फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है ना। ओके तो क्या रहता है, जो बोन मैरो के अंदर सेल्स रहती है तो उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लिक एसिड बनेगा तभी तो आगे के स्टेप होंगे, है ना। ओके वो जैसे जैसे सेल मैच्योर होगी उसके लिए सबसे पहले डीएनए बनना जरूरी है, और डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको बनाने के लिए अपने पास क्या चाहिए होते हैं, फॉलिक एसिड, B12 ये सब चाहिए होते हैं। तो ठीक है, इट हैज ए रोल इन सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है इट इज रेजिस्टेंट टू बॉइलिंग, है ना। फॉलिक एसिड की बात करें, ये क्या होता है, पॉलीग्लूटामेट होता है। क्या होता है, पॉलीग्लूटामेट होता है, और हीटिंग से क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय होता है ना। तो ये रेजिस्टेंट नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या आंसर बनेगा 14 के अंदर, 14 के अंदर अपना आंसर रहेगा बी, फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। ओके तो ये दोनों अपन ने एक्सप्लेन कर दिए। जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में न्यूक्लियोटाइड बनते हैं वो फॉलिक एसिड की हेल्प से बनते हैं, ठीक है। ओके क्योंकि वहां पे मिथाइलेशन का प्रोसेस रहता है, मिथाइलेशन में अपने को यहाँ पे चाहिए होता है फॉलिक एसिड, ठीक है। ओके चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम के रिगार्डिंग क्वेश्चन बना है, और क्वेश्चन ये है, टू कंट्रोल मेंसोनाइट्स मॉस्किटो द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज दिया। क्या है, जो मेंसोन या मॉस्किटो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है। ए है ऑयलिंग ऑफ वाटर, की आप उसमें ऑयल डाल दो वाटर में, जो वाटर के ऊपर क्या बन जाएगी, एक ऑयल की लेयर बन जाएगी और ऑक्सीजन सरफेस से अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, है ना। ओके तो फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है। बी है लार्विसाइडल इंसेक्टिसाइड दे दो, कि इस वाटर के अंदर क्या कर दो, लार्विसाइडल एजेंट डाल दो जिसमें इसके अंदर के सारे लार्वा मर जाएंगे। सी है अवॉइडेंस ऑफ वाटर कलेक्शन, की वाटर को कलेक्ट ही मत होने दो। एंड डी है रिमूवल ऑफ द वाटर प्लांट्स, ठीक है। तो अंदर जो वाटर प्लांट है जैसे वाटर लिली वगैरह, तो उनको आप रिमूव कर दो, मेंसोनिया मॉस्किटोस अपने आप रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे इफेक्टिव कौन सा रहेगा, मोस्ट इफेक्टिव मेथड आपको पूछा है, क्या ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए तो मोस्ट इफेक्टिव कौन सा रहेगा, मोस्ट इफेक्टिव रहेगा रिमूवल ऑफ द वाटर प्लांट्स, क्योंकि वाटर प्लांट्स से क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं। मेंसोनिया मॉस्किटोस जो होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और वहां से क्या करते हैं, उसकी जड़ों से, उसके है ना पार्ट से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो जैसे वाटर लिली वगैरह का जो अंदर की तरफ जो पार्ट होता है, जो पानी के अंदर होता है, वहां पे मॉस्किटो अटैच रहते हैं। तो अगर आपने वाटर प्लांट्स को रिमूव कर दिया तो उनके सोर्स ऑफ ऑक्सीजन को आपने रिमूव कर दिया है ना। ओके तो ये सबसे बेस्ट मेजर होता है मेंसोनाइट्स मॉस्किटो के लिए, है ना। ओके इनको कंट्रोल करना है तो आप क्या करो, जो वाटर है, जहां पे वाटर इकट्ठा हो रखा है उस जगह पे क्या करो, जो उसके अंदर प्लांट लगे हुए हैं उनको हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग anthropometrical measurement is are carried out to assess the growth of children under 5 years of age। ओके तो 5 ईयर की एज तक कौन कौन से पैरामीटर्स आप यूज करोगे ग्रोथ के मेजरमेंट के लिए, है ना। ओके ए है, फर्स्ट ऑप्शन है वेट मेजरमेंट, सेकंड है हाइट, एंड थर्ड है मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस बाय साकेट टैप, ठीक है। ओके तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। वेट मेजरमेंट करेंगे, वेट तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। किसको बताएगा ये वेट जो है, ठीक है ना, किसको बताएगा, एक्यूट मालन्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। ओके सेकंड है हाइट मेजरमेंट, है ना, तो क्रोनिक मालन्यूट्रिशन में हाइट हेल्प करता है, और मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस भी एक्यूट मालन्यूट्रिशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो अपन पढ़ते हैं सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन साकेट टैप्स के थ्रू अपन रीडिंग लगाते हैं 11.5 टू 12.5 इसकी रेंज रहती है। 11.5 से कम रहेगा तो सीवियर मालन्यूट्रिशन रहेगा, मोर देन 12.5 रहेगा तो ये ग्रीन के अंदर रहता है, इसको अपन क्या कहते हैं, हेल्थी इंडिविजुअल्स, ठीक है। 11.5 टू 12.5 के बीच में माइल्ड टू मॉडरेट मालन्यूट्रिशन, ये रेंज आपको पता है। और ये तीनों पैरामीटर यूज होते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर में, और ये तीनों आंगनवाड़ी लेवल पे अवेलेबल होते हैं। तीनों पैरामीटर असेस करने के जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आंगनवाड़ी में अवेलेबल रहेंगे। तो अंडर 5 के लिए सबसे बेस्ट क्या है, आंगनवाड़ी है, स्कूल नहीं होती, स्कूल 5 साल के बाद होती है, तो 5 साल से पहले आंगनवाड़ी, वहां पे क्या रहेगा, इनको मेजर करने के सारे इंस्ट्रूमेंट वहां पे रहेंगे। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा, है ना। ओके 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग असेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर अंडर द रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, है ना। ओके तो यहाँ पे RMNCH आपने देखा होगा, आपके जो सिलेबस था उसके अंदर अलग से इन्होंने एक सेक्शन बनाया था RMNCH और NHM का। तो देखिए RMNCH बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। और इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इन्होंने पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है RMNCH के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन है अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, तो ANC रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। सेकंड स्टेटमेंट है प्रोविजन ऑफ फर्स्ट रेफरल यूनिट FRU की जो सीवियर केसेस है, ठीक है, अब सीवियर केसेस है उनको क्या करना रहेगा, रेफर करना रहेगा FRU में, ठीक है। और थर्ड है प्रोविजन ऑफ सेफ डिलीवरी प्रैक्टिस, ठीक है, तो सेफ डिलीवरी प्रैक्टिस के लिए भी प्रोविजन है। और फोर्थ है प्रोविजन ऑफ एट लिस्ट फॉर पोस्टनेटल चेकअप्स, है ना। ओके तो ये RMNCH में इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो आंसर क्या रहेगा, ये चारों स्टेटमेंट है वो RMNCH के रिगार्डिंग करेक्ट है ना। रजिस्ट्रेशन होगा, ANC विजिट होगी, ठीक है, पोस्ट नेटल विजिट भी होगी और ANC विजिट भी होगी, दोनों टाइप की विजिट। डिलीवरी की बात करें तो सेफ डिलीवरी प्रैक्टिस का जो सारे क्लीन पढ़ते हैं ना, क्लीन कोड, क्लीन हैंड वगैरह, उन सब की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। सेफ डिलीवरी प्रैक्टिस और प्रोविजन ऑफ दी फर्स्ट रेफरल यूनिट, तो क्या रहेगा, अर्जेंट रेफरल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी फिल होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। तो इन सबको RMNCH क्या करता है, फुलफिल करता है। डी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन को पढ़ेंगे दम से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, एट द एंड ऑफ एन इम्यूनाइजेशन सेशन यू फाउंड दैट द रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG वैक्सीन वायल हैज around 2 doses left in that, what should be done in such situation। अब क्या हुआ है, यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे BCG वैक्सीन की जो वायल है उसकी पूरी वैक्सीन खत्म नहीं हुई है, 2 डोज की वैक्सीन अभी भी वायल के अंदर है। क्या हो रखा है, BCG को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रखा है ना, BCG को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन होती है, जो BCG है ना, मीजल्स की, BCG की और JE की, है ना, JE की जो लाइव वैक्सीन होती है उनकी बात हो रही है। तो इन तीनों की जो वैक्सीन रहती है, इनको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में विद इन 4 to 6 आवर्स क्या करना होता है, कंप्लीटली यूज करना होता है। अगर कंप्लीटली यूज नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल नेक्स्ट सेशन के अंदर उनको वापस यूज नहीं लेना है ना। ओके क्योंकि ये ओपन वायल पॉलिसी फॉलो नहीं करते। ओपन वायल पॉलिसी वाले को वापस यूज कर सकते हैं, लेकिन मीजल्स, BCG और JE लाइव को अपन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके तो क्या रहेगा, कैन रीयूज द रिमेनिंग 2 डोजेज ड्यूरिंग द नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन सेशन, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ओपन वायल पॉलिसी को फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट सेशन तक क्या हो जाएगी, पूरी कंटामिनेटेड हो जाएगी ये, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन है। डिस्कार्डेड द वायल इन ए ब्लैक कलर्ड बिन, नहीं, ब्लैक जो है वो जनरल वेस्ट के लिए होता है। डिस्कार्डेड द वायल इन दी येलो कलर्ड बिन, रेड नहीं येलो, है ना, येलो कलर बिन के अंदर। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शियस है ना, क्योंकि लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन भी एक तरीके से क्या हो सकती है, इन्फेक्शियस हो सकती है, तो इसको अपन येलो में डालेंगे, ठीक है ना। डिस्कार्डेड द वायल इन दी येलो कलर्ड बिन। एंड डी है टेक डिसीजन डिपेंड अपॉन द वैक्सीन वायल मॉनिटर स्टेटस, तो ये भी रॉन्ग है ना, VVM के अकॉर्डिंग नहीं, अपन यहाँ पे ओपन वायल पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। ओके तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा, डिस्कार्ड द वायल इन दी येलो कलर्ड बिन, ठीक है। ओके तो आंसर क्या बनेगा, अपना आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू VVM being used on the vaccine vials, which of the following statement are correct। VVM के रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन चूज कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हीट एक्सपोजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हीट एक्सपोजर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, कि हीट के साथ कितना एक्सपोजर हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताएगा कि हाँ अंदर की जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी अब कितनी रह गई है, ठीक है। ओके सेकंड है इट डायरेक्टली इंडिकेट दी वैक्सीन पोटेंसी, की वैक्सीन कितनी पोटेंट है ये VVM बताएगा। अपना आंसर चूज करके बताइए, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है, या फर्स्ट सही है, या सेकंड सही है, या दोनों गलत है ना। ये ऑप्शन आपको दिखा रखे हैं और अपना आंसर चूज करना है। क्या आंसर बनेगा, यस बात करें अपन इसकी,
तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि ये क्या करता है, ये हीट एक्सपोजर के थ्रू डैमेज हुई है नहीं हुई है इसके रिगार्डिंग बताता है कि अंदर का जो सर्किल है वो अगर बाहर वाले से क्या है, लाइट है, तब तक तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन क्या हो गया, कलर सेम हो गया या ज्यादा डार्क हो गया तो आप यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द हीट एक्सपोजर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये कितना हीट का एक्सपोजर हुआ है इस पर्टिकुलर वायल को उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे देगा। सेकंड है, इट डायरेक्टली इंडिकेट द वैक्सीन पोटेंसी, नहीं, वैक्सीन की पोटेंसी, पोटेंसी मतलब अब ये कितनी पोटेंट रह गई है। देखिए ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये फ्रीज पे डिपेंड करेगी, कहीं वैक्सीन फ्रीज तो नहीं हुई है ना, कहीं क्रिस्टलाइजेशन तो नहीं हो गया इसके अंदर, तो मल्टीपल फैक्टर्स, उसकी पीएच में चेंज तो नहीं हो गया है, मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है पोटेंसी, ये डायरेक्टली इंडिकेट नहीं करेगा वीवीएम, है ना। वीवीएम सिर्फ बताएगा कि हीट एक्सपोजर हुआ है कि नहीं हुआ है, हीट के रिगार्डिंग जो डैमेज होना है नहीं होना है उसकी इंफॉर्मेशन देगा, बाकी किसी फैक्टर के लिए टेम्परेचर के अलावा वीवीएम का कोई रोल नहीं है ना। ओके ओके, तो आंसर क्या रहेगा अपना, आंसर क्या रहेगा 19 के अंदर ए ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा, द फर्स्ट ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 20, which of the following vaccine has not been introduced in which of the following vaccine has not been introduced in the universal immunization program in India, यूआईपी के अंदर इनमें से कौन सा जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। पेंटावलेंट वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन एंड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। देखिए ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 सबसे सिंपलेस्ट है और इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है वो मोस्टली देखिए है ना किसमें दी जाती है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन एडोलेसेंट्स के अंदर दी जाती है ना, एडोलेसेंट्स के अंदर दी जाती है, ठीक है। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इसको अपन ने इंक्लूड नहीं किया है ना, इसको अलग से दिया जाता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है मोस्टली क्या है, चिल्ड्रंस के लिए है, नियोनेट्स के लिए है, इन्फेंट्स के लिए है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पेंटावलेंट वैक्सीन है इसको अपन देते हैं, मीजल्स मम्स रुबेला या एमआर वैक्सीन जो है उसको भी देते हैं, आईपीवी है उसको भी देते हैं, लेकिन सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर अभी तक कोई है ना नहीं मिला है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली एडोलेसेंट एज के अंदर दी जाएगी, ठीक है। ओके, तो आंसर क्या रहेगा अपना, डी बनेगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको हेल्थ की डेफिनेशन पूछी है, which statement best reflect the WHO's 1948 definition of the health? A है a condition of economic prosperity and social connectivity, B है a dynamic state of physical, mental and social well-being, C है a complete absence of any form of disability or disease, और D है a static condition determined solely by बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा इसका, सभी को पता है हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, ए डायनेमिक स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग जो है ये परफेक्ट डेफिनेशन बनती है किसकी, हेल्थ की, ठीक है ना। ओके, बाकी कुछ कंपोनेंट और भी ऐड हो गए हैं वो आपको पता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन देखें क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज विच पीरियड begins at the onset of disease pathogenesis but prior to clinical manifestations, है ना। ओके, तो ऑनसेट ऑफ डिजीज पैथोजेनेसिस मतलब एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म से लेकर के प्रायर टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, प्रायर टू मतलब एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म से लेकर के अपीयरेंस ऑफ द साइन सिम्टम, तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड है इसको अपन कौन से फेज के थ्रू सबसे बेस्ट बताएंगे। ए है प्री पैथोजेनेसिस फेज, बी है सब क्लिनिकल फेज, सी है क्लिनिकल फेज एंड डी है डिसेबिलिटी फेज। तो क्या आंसर बनेगा अपना इसके अंदर,
क्या आंसर बनेगा? इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज विच पीरियड बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ डिजीज पैथोजेनेसिस बट प्रायर टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन सिम्टम आने से पहले अपन क्या कहेंगे उसको? सब क्लिनिकल केस कहेंगे, है ना, सब क्लिनिकल फेज कहेंगे। क्लिनिकल कब कहेंगे? जब वो साइन सिम्टम शो करेगा। तो साइन सिम्टम शो करने से पहले की जो टाइम है, जैसे मान लो क्या हुआ कि कोरोना की एंट्री हो गई बॉडी के अंदर, ठीक है, ओके, तो 10 डेज के बाद में उसको क्या हो रही है? स्नीजिंग हो रही है, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है। लेकिन 10 डेज से पहले का जो टाइम था, उस टाइम में वो किस फेज में था? सब क्लिनिकल फेज में था। दूसरों को थोड़ी पता था कि इसको कोविड हो रखा है। जब साइन सिम्टम आए तब उनको लगा कि हाँ कहीं ना कहीं कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो क्लिनिकल फेज में चला गया। क्लिनिकल फेज से पहले की बात हो रही है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डेवलप होने से पहले की बात हो रही है, तो वो क्या है? सब क्लिनिकल फेज है ना, क्या है? सब क्लिनिकल फेज है, ठीक है, ओके। तो बी ऑप्शन अपना यहां पे करेक्ट बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, आर ऑफ द फॉलोइंग आर की कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी प्रिवेंशन एक्सेप्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट नहीं है? ए है हेल्थ एजुकेशन ऑन रिस्क फैक्टर रिडक्शन। तो रिस्क फैक्टर बॉडी के अंदर है, इसको कम कैसे करना है? जैसे ओबिसिटी है, लेकिन ओबिसिटी को कम कैसे करना है? आप जिम ज्वाइन करो, एक्सरसाइज करो, डाइट मैनेजमेंट रखो, है ना, ओके, तो उसकी एजुकेशन देनी है, उसको एडवाइस करनी है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आएगा प्राइमरी प्रिवेंशन। रिस्क फैक्टर है लेकिन डिजीज नहीं है, रिस्क फैक्टर को कम कर रहे हो आप। भी ये कीमो प्रोफाइलेक्सिस फॉर डिजीज प्रिवेंशन, ये भी प्राइमरी के अंदर आती है। जैसे पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर जा रहे हो जहाँ पे डिजीज एंडेमिक है, तो पहले से आप क्या करोगे? कीमोप्रोफाइलेक्सिस ले लोगे। किसी मलेरिया एंडेमिक जोन में जा रहे हो तो पहले से मैफ्लोक्विन वगैरह ले लोगे, है ना, तो कीमोप्रोफाइलेक्सिस भी प्राइमरी में आएगा। ठीक है, सी है रिहेबिलिटेशन सर्विस फॉर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, है ना। रिहेबिलिटेशन जो रहता है वो किसमें रहता है? प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी नहीं, टर्सरी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? टर्सरी के अंदर आता है, ठीक है, ओके। और डी है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, है ना, तो इम्यूनाइजेशन क्या है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। क्या है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज। वो किसमें आएगा? वो प्राइमरी के अंदर आएगा, है ना, ओके। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या बनेगा? करेक्ट बनेगा। रिहेबिलिटेशन जो रहता है, रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन, ये किसका रहेगा? टर्सरी का रहेगा, ठीक है, ओके। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफरेंशिएट इंसिडेंस रेट फ्रॉम द प्रिवेलेंस, है ना, कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे बेस्ट डिफरेंशिएट कर रहा है इंसिडेंस रेट फ्रॉम द प्रिवेलेंस? ठीक है, ओके। तो इंसिडेंस और प्रिवेलेंस में क्या फर्क होता है? सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर टोटल नए केसेस जो आए हैं उनकी जो रेट होती है उनको इंसिडेंस रेट कहते हैं। प्रिवेलेंस मतलब नए केसेस, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो नए केसेस आए हैं और जो पहले के केसेस है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस की जो अपन रेट निकालते हैं वो प्रेवलेंस होती है। सिंपल सा आपको समझ जाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन चूज करना है। क्या आंसर अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा वो बताइए, ठीक है, ओके। तो क्या आंसर बनेगा? ए है इंसिडेंस रेट मेजर ऑल द एग्जिस्टिंग केस वाइल प्रेवलेंस ट्रैक ऑनलाइन न्यू केसेस। बिल्कुल ऑपोजिट बता दिया इसने, ये ऑप्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो गया जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। बी है इंसिडेंस रेट फोकस ऑन द न्यू केसेस। बिल्कुल सही बात है, इंसिडेंस हमेशा नए केसेस जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नए केसेस आए उनकी रेट होती है, वाइल प्रेवलेंस रिफ्लेक्ट द ऑल केसेस एट द गिवन टाइम, है ना, पर्टिकुलर आज के दिन टोटल टीबी के कितने केस है कम्युनिटी के अंदर वो उसकी प्रेवलेंस है, लेकिन आज कितने केस आए हैं वो उसका इंसिडेंस है ना। समझ आ गया आपको? तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा, ठीक है, ओके। इंसिडेंस और प्रेवलेंस में आपको सिंपल बेसिक डिफरेंशिएटिंग फीचर पता होना चाहिए, वो ये लाइन आपको, ठीक है, बता रही है ना। क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन ये बना है, इन ए सस्पेक्टेड कोलेरा आउटब्रेक इन ए रेफ्यूजी कैंप व्हाट इज द बेस्ट इमीडिएट स्टेप टू प्रिवेंट स्प्रेड, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है? कोलेरा का आउटब्रेक हो गया है, इसका मतलब कोई ना कोई कॉमन सोर्स है जहां से क्या हुआ है, सबके अंदर कोलेरा का स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, ओके। तो सबसे बेस्ट इंटरवेंशन क्या रहेगा? इमीडिएट स्टेप क्या रहेगा? ए है आइसोलेट सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स इन स्पेशलाइज्ड बर्न यूनिट्स, ठीक है। बर्न यूनिट में पहली बात तो क्यों एडमिट करेंगे? यहाँ पे कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है बर्न की, ठीक है।
बी ऑप्शन है प्रोवाइड इंट्रावीनस एंटीबायोटिक टू एंटायर कैंप पॉपुलेशन। नहीं, इतना अपन वेस्ट नहीं कर सकते एंटीबायोटिक्स को, ठीक है। इंटायर कैंप को अपन क्या करें, आईवी एंटीबायोटिक्स दें, कितना खर्चा आएगा, नहीं इतना खर्चा नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अपने को थोड़ी पता है टोटल किस किस केसेस को हुआ है, सबको नहीं देंगे, है ना। जिसको सीवियर डिजीज होगी, है ना, हॉस्पिटलाइज एडमिट करने की जरूरत होगी, उसको इंजेक्टेबल देंगे, है ना। बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ए भी रॉन्ग हो गया। 1 यूनिट में क्यों एडमिट करेंगे सिम्टोमेटिक्स को, ठीक है। सी है इंश्योर सेफ वाटर सप्लाई एंड प्रमोट हाइजीन प्रैक्टिस। तो ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है कि ये चैन को ब्रेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जो कंटामिनेटेड वाटर है उसकी सप्लाई बंद करो और सेफ वाटर की सप्लाई शुरू करो, ठीक है। और हाइजीन प्रैक्टिस को सुधारो ताकि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है वो कम हो। डी ऑप्शन है यूज बेड नेट्स टू प्रिवेंट नाइट टाइम एक्सपोजर टू वेक्टर। ये वेक्टर बॉर्न, है ना, किसी मॉस्किटो के थ्रू थोड़ी हो रहा है कॉलेरा, है ना। तो डी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये किसी एनिमल वेक्टर के थ्रू नहीं हो रहा है, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो सेफ वाटर एंड सैनिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा और इंप्रूव हाइजीन प्रैक्टिस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर कंसिडर्ड टर्सरी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है टर्सरी प्रिवेंशन के रिगार्डिंग, वो आपको चूज करने हैं। फर्स्ट है कार्डियक रिहेबिलिटेशन फॉर पोस्ट एमआई पेशेंट। एमआई के बाद में क्या किया, कार्डियक रिहेबिलिटेशन दिया उनको, ठीक है। सेकंड है पेप्सिमियर स्क्रीनिंग फॉर अर्ली सर्वाइकल चेंजेस। तो पेप्सिमियर में क्या कर रहे हो आप, डायग्नोस कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन सेकेंडरी, इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कम्स अंडर सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकंड क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सपोर्ट ग्रुप फॉर स्ट्रोक सर्वाइवर, है ना, सपोर्ट ग्रुप्स फॉर स्ट्रोक सर्वाइवर। तो स्ट्रोक के जो सर्वाइवर है ना, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनको, है ना, बॉडी मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं, चलने फिरने में हेल्प कर सकते हैं, जो बॉडी पार्ट मूव नहीं कर रहा उसको मूव करवाने में हेल्प कर सकते हैं। तो वो रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस होता है उसका ऑप्शन है ये। फोर्थ है मास वैक्सीन कैंपेन, और वैक्सीन का जो है इम्यूनाइजेशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्राइमरी आएगा। तो सेकंड एंड फोर्थ को अपन क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। बाकी दोनों क्या है, बाकी दोनों जो है वो किस में आ जाएंगे, टर्सरी प्रिवेंशन में आ जाएंगे, है ना। टर्सरी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी में अपना रिहेबिलिटेशन आ जाएगा और ये भी रिहेबिलिटेशन का ही पार्ट है ना। सपोर्ट ग्रुप्स फॉर द स्ट्रोक सर्वाइवर, फर्स्ट एंड थर्ड इसमें करेक्ट रहेंगे। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ेंगे इसको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। ए पब्लिक हेल्थ टीम इज प्लान्ड एन इंटरवेंशन टू रिड्यूस टीनेज स्मोकिंग, ठीक है। एक पब्लिक हेल्थ टीम है जो क्या कर रही है, किसी न किसी इंटरवेंशन के थ्रू जो टीनेज ग्रुप है ना, टीनेज ग्रुप में स्मोकिंग शुरू हो गई, ठीक है। इतनी छोटी एज में उन्होंने क्या कर दी है, स्मोकिंग शुरू कर दी है। तो उसको कम करने के लिए क्या किया है, कुछ यहाँ पे इंटरवेंशन इन्होंने लिया है, ठीक है। तो विच की एक्शन इज क्रूशियल इन प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन इस रिस्क फैक्टर को क्या करना है, अपने को कम करना है, डिजीज होने से रोकना है इसको, है ना। तो डिजीज को होने से रोकना है तो रिस्क फैक्टर को कम करो। रिस्क फैक्टर क्या है, स्मोकिंग है। डिजीज क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है, वो डिजीज हो गई। तो रिस्क फैक्टर को कम करना है, कैसे कम करोगे। ए ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एडवांस लंग ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज। नहीं, इतनी एडवांस अपन है ना इंटरवेंशन नहीं लेंगे इन पे, ठीक है। बी है इंस्टॉलिंग हाई एफिकेंसी एयर प्यूरिफाई इन सच हाउस होल्ड। तो ये स्टेटमेंट भी देखें तो थोड़ा सा क्या हो गया, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया और ये फिट भी नहीं हो रहा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है इसमें, तो इसको भी अपन क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। सी है इंप्लीमेंटिंग स्कूल बेस्ड एंटी टोबैको एजुकेशन कैंपेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पब्लिक हेल्थ टीम है ये पर्टिकुलर स्कूल में जाएगी, क्योंकि स्कूल के अंदर क्या है, टीनेज ग्रुप है, तो वहां पे जाएगी, उनको एजुकेट करेगी। देखिए आप है ना अपने शौक के लिए स्मोकिंग कर रहे हो, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन के साथ आप अवेयर नहीं हो, इससे क्या क्या बीमारी हो सकती है, इससे कैंसर हो सकता है, इससे हार्ट अटैक हो सकता है, इससे हाइपरटेंशन हो सकता है, इससे बहुत सारी बीमारी हो सकती है, उसके बारे में उनको अवेयर करेंगे और उनको स्मोकिंग छोड़ने के फायदे बताएंगे, तरीके बताएंगे, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, काफी कुछ चेंज आएगा, है ना। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन में काफी हेल्प करेगा रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। बिल्कुल कॉस्ट नहीं लग रही है,
है ना, कॉस्ट मिनिमम है, क्या करना है, सिर्फ उनको जाके एडवाइस करना है, तो कॉस्ट भी मिनिमम है, फर्स्ट और सेकंड बहुत हाईली कॉस्टली है, ठीक है, और उनका कोई कोरिलेशन भी नहीं है। डी, टेस्टिंग एक्सपायर्ड स्मोकर्स फॉर अर्ली लंग लीजन्स, है ना, टेस्टिंग एक्सपायर्ड स्मोकर फॉर अर्ली लंग लीजन, तो ये भी नहीं, आउट है ऑप्शन, ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे सबसे बेस्ट है, जिसमें अपन क्या कर देंगे, इनको एजुकेट कर देंगे। नेक्स्ट 28, क्वेश्चन नंबर 28, इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट व्हेन डिस्क्राइबिंग एसेंशियल लिंक्स, ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो प्रॉपर मैच नहीं है, वो आपको चूज करना है। ए है पैथोजन, पैथोजन इज द इन्फेक्शियस एजेंट। बी है रिजर्वायर, द एनवायरमेंट और होस्ट हार्बरिंग द पैथोजन। सी है पोर्टल ऑफ एंट्री, द रूट बाय विच द एजेंट एंटर्स द नेक्स्ट होस्ट। एंड डी है क्वारंटाइन, द एग्जिट पाथवे ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है वो बताना है। अब सभी को पता है जो इन्फेक्शियस एजेंट को होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड रिजर्वायर, ठीक है, तो रिजर्वायर की बात करें, द एनवायरमेंट और होस्ट हार्बरिंग द पैथोजन, है ना, तो जो हार्बर करता है वो उसका रिजर्वायर। जैसे टिटनस का इन्फेक्शन, टिटनस का रिजर्वायर क्या है, सॉइल है, मिट्टी है ना, तो जिसके अंदर क्या करता है, नेचुरली पैथोजन अपने को मिलेगा, तो नेचुरल उसका जो घर है उसको क्या कहते हैं अपन, रिजर्वायर, रिजर्वायर कहते हैं, ठीक है। पोर्टल ऑफ एंट्री, द रूट बाय विच द एजेंट एंटर द नेक्स्ट होस्ट, जैसे ओरल रूट से जा रहा है या क्या कर रहा है, स्किन के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है या ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिट हो रहा है ना, तो किस रूट से एंटर कर रहा है, तो पोर्टल ऑफ एंट्री बिल्कुल सही ऑप्शन है अपना, सी ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है। क्वारंटाइन की बात करें, द एग्जिट पाथवे ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट, तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। क्वारंटाइन किसका करते हैं, अगर किसी केस से कोई हेल्थी इंडिविजुअल एक्सपोज्ड हो गया है तो उसको अपन क्या कर लेते हैं, अलग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, क्वारंटाइन करते हैं, है ना। ओके, आइसोलेशन जो रहता है वो, है ना, डिजीज पर्सन के को आइसोलेट करने के लिए आइसोलेशन रहता है, हेल्थी इंडिविजुअल को अगर क्या करना है, अलग करना है, तो उसके लिए क्वारंटाइन होता है। तो ये रॉन्ग इसका एक्सप्लेनेशन है, डी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा, है ना। ओके गुड, यस, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, a 60-year-old male with poorly controlled diabetes present to a community clinic during peak influenza season. He reports frequent interaction with large group at his workplace. Most appropriate prevention measure क्या रहेगा, है ना, 60 ईयर मेल है, पूरली कंट्रोल डायबिटीज है और पीक इन्फ्लुएंजा सीजन के अंदर आया है, ठीक है ना। आपको पता है इन्फ्लुएंजा एल्डरली पेशेंट के अंदर दी जाती है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी लो है, जैसे वो HIV का केस हो तो HIV के केसेस में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर, और एल्डरली पेशेंट के अंदर जिनके अंदर इम्यूनिटी लो होती है तो उनके अंदर इन्फ्लुएंजा दी जाती है एंडेमिक एरिया के अंदर, ठीक है। ओके, ही रिपोर्ट्स फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन विद द लार्ज ग्रुप एट हिज वर्क प्लेस, मतलब इसका एक्सपोजर भी ज्यादा है, ये ज्यादा लोगों से मिलता है तो इसको इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रहेगा इसके लिए, स्ट्रिक्ट मंथली चेस्ट एक्सरे स्क्रीनिंग। क्या मंथली रेडिएशन देना सही रहेगा, नहीं सही नहीं रहेगा, ठीक है, उससे अच्छे स्टेप अपने पास है। बी है एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, ओके। सी है टॉपिकल एंटी फंगल प्रोफाइलैक्सिस एंड डी है वीकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक डोजिंग। सबसे पहली बात, इन्फ्लुएंजा क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो ना तो इसमें एंटी फंगल काम करेगी ना ही एंटीबायोटिक्स काम करेगी, इसमें एंटीवायरल ड्रग काम करती है। तो सी और डी ऑप्शन तो अपने ऐसे ही आउट हो गए। स्ट्रिक्ट मंथली चेस्ट एक्सरे स्क्रीनिंग, नहीं, इतना रेडिएशन नहीं देंगे, कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन सबसे बेस्ट है क्योंकि ये एल्डरली इंडिविजुअल है और हाई रिस्क इंडिविजुअल है, क्योंकि ये क्या है, इसका एक्सपोजर लार्ज ग्रुप के साथ में है ना। ओके, और डायबिटीज मेलाइटिस है इसके अंदर, तो इम्यूनिटी भी इसकी डाउन है, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा। इसको क्या करेंगे, एनुअली इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, okay, a 35-year-old pregnant woman in her second trimester visit the antenatal clinic. She is concerned about the tetanus prevention. Given limited health resources in her village, best advice क्या दोगे, है ना। वहां पे क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेस है लोकल एरिया के अंदर, तो वहां पे टिटनस होने के चांसेस भी ज्यादा है
है ना। और इसको सबसे बेस्ट एडवाइस क्या दोगे, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, वैक्सीनेट कर सकते हैं इसको। देखते हैं ऑप्शन क्या है, सिंगल डोज टीटी इम्यूनोग्लोबिन इमीडिएटली, क्या ये सही है, इम्यूनोग्लोबिन देना नहीं, सेकंड ट्राइमेस्टर अपन वैक्सीन देंगे, इम्यूनोग्लोबिन क्यों देंगे, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। सेकंड है 2 डोजेस ऑफ टीटी वैक्सीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल TT1 और TT2। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रायर इम्यूनाइजेशन स्टेटस का कुछ दे नहीं रखा, वरना अपन बूस्टर डोज की तरफ जाते अगर टाइम पीरियड कम होता। ठीक है, ओके। तो TT1 और TT2 देंगे, बी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही रहेगा। सी 3 बूस्टर डोजेस ऑफ IPV आफ्टर डिलीवरी। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है, यहाँ पे टिटनस की बात हो रही है और ये इंजेक्टेबल पोलियो वायरस की बात करता, बिल्कुल रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, है ना। एनुअल मेमोग्राफी स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन, मेमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर के लिए करते हैं, टिटनस के लिए नहीं। डी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। बी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, तो TT फर्स्ट TT सेकंड दे देंगे 4 वीक्स के गैप से। ठीक है ना, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 31 नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन elderly woman with limited mobility resides in a crowded urban slum. She depends on the community water resources and her neighbors often have repeated diarrheal illness. Most effective primary prevention measures, क्या हो रखा है कि उस कम्युनिटी में ज्यादातर लोगों को क्या है, डायरियल इलनेस रहती है और वहां पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका जो कम्युनिटी का कॉमन वाटर सोर्स है वहां पे प्रॉब्लम है ना। तो सबसे इफेक्टिव मेजर क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखिए डायरियल इलनेस कौन सी हो सकती है, यहाँ पे कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, जो कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू फैलता है। ठीक है, ओके। तो सबसे बेस्ट प्राइमरी प्रिवेंशन मेजर क्या रहेगा, ए है डोर टू डोर एंटीबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन एवरी मंथ, बी है इंस्टॉलेशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, सी है डेली विटामिन सप्लीमेंटेशन फॉर ऑल रेजिडेंट्स, एंड डी है सेटिंग अप ए लोकल कार्डियोथोरेसिक सर्जरी यूनिट, है ना। तो देखिए ऐसे ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं कि इतना इजीली आप पिक कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो डोर टू डोर एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस नहीं देंगे, एवरी मंथ देना कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले जो सोर्स कंटामिनेटेड है उसको सही करो, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, बी है अपना कि सेफ वाटर एंड सैनिटेशन। सेफ वाटर सैनिटेशन इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपको हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इसका देखने को मिल सकता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। इंस्टॉलेशन ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड प्रॉपर सैनिटेशन, है ना। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सबको विटामिन सप्लीमेंटेशन देना भी एक तरीके से पैसे की बर्बादी है, इतना है ना, जिसको कमी हो उसी को देंगे, सबको क्यों देंगे, है ना। और पर्टिकुलर इस क्वेश्चन से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। सेटिंग अप पे लोकल कार्डियोथोरेसिक यूनिट, ये भी अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। A 28 years old female garment factory worker reports chronic headache, dizziness and fatigue। क्या है ये, फैक्ट्री वर्कर है, फैक्ट्री के अंदर काम करती है, 28 ईयर्स की एज है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लंबे टाइम से इसको हेडेक है, डिजीनेस है और फटीग है। ठीक है, ओके। सी हैज बीन वर्किंग लॉन्ग शिफ्ट अंडर पुअर वेंटिलेशन विथ एक्सपोजर टू टेक्सटाइल फाइबर, है ना। एक तो क्या है कि वहां पे वेंटिलेशन इतना अच्छा नहीं है और टेक्सटाइल फाइबर का एक्सपोजर हो रहा है, तो जो फाइबर डस्ट है उसके इनहेलेशन से ऑक्यूपेशनल डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है ना। तो ये हाई रिस्क फीमेल है ऑक्यूपेशनल डिजीज के लिए, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, फैक्ट्री में सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, टेक्सटाइल फाइबर का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। सी रेयरली टेक्स ब्रेक्स, है ना, तो ये छुट्टी भी टाइम पे नहीं लेती है, बहुत वर्कोहॉलिक है। एंड नो हेल्थ फैसिलिटीज आर ऑन साइड, है ना, तो प्रॉपर जो उनकी हेल्थ चेकअप वगैरह होना चाहिए वो भी प्रॉपर फैक्ट्री के अंदर नहीं है। व्हाट द प्राइमरी एक्शन इज रिकमेंडेड, इस लेडी के लिए कौन सा प्राइमरी एक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूछा है। ए है प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक्स फॉर 2 वीक्स, है ना, नॉन रिलेवेंट, कोई लेना देना नहीं है इसका। बी है एडवाइस इमीडिएट साइकेट्रिक काउंसलिंग सेशन, नहीं, कोई भी साइकेट्रिक सिम्टम का क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। इंप्लीमेंट वर्क प्लेस वेंटिलेशन एंड रेस्ट ब्रेक पॉलिसीज, ये जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि एक तो ये है ना ब्रेक नहीं लेती लेडी, है ना, या तो इसको फोर्स किया जाता है या खुद से ब्रेक नहीं लेती, तो ब्रेक जरूरी है क्योंकि कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑक्यूपेशनल डिजीज की रिस्क को बढ़ाएगा। और वेंटिलेशन बहुत जरूरी है प्रॉपर
रेस्पिरेटरी फंक्शंस के लिए और एक्सपोजर को कम करने के लिए, ठीक है। फ्रेश एयर का होना बहुत जरूरी है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि जो फैक्ट्री के अंदर जो जो कमी है उसको आप सही करो, ठीक है। सजेस्ट रूटीन हेपेटिक स्क्रीनिंग एवरी 6 मंथ, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हेपेटिक नहीं, रेस्पिरेटरी स्क्रीनिंग कह सकते हो आप रेस्पिरेटरी फंक्शन का, लेकिन हेपेटिक का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे टेक्सटाइल फाइबर से, ठीक है। ओके, सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 नेक्स्ट पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ए 55-year-old मेल विथ हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड टोबैको यूज प्रेजेंट टू ए प्राइमरी केयर सेंटर कंप्लेनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. He has worked for 30 years at a chemical plant, reports minimal physical exercise and rarely attend health checkups. Which prevention strategy is important now? है ना। ओके, तो एज क्या है? 55 ईयर है, ओल्ड एज है, ठीक है। उसके बाद में इसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी है, बीपी भी इसकी हाई रहती है, हाइपरटेंशन है, टोबैको यूजर भी है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, बहुत हाई रिस्क पेशेंट है अपने पास में, ठीक है। ओके, और क्या कर रहा है, क्या कंप्लेन लेके आ रहा है? कंप्लेन ऑफ द प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, है ना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है उसका, तो ये कार्डिक भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी भी हो सकता है। ही हैज वर्क फॉर द 30 इयर्स इन द केमिकल प्लांट, है ना। और एक्सरसाइज बिल्कुल मिनिमम है, चेकअप इसने कभी टाइम पे करवाया नहीं है, तो कौन सा इंटरवेंशन सबसे बेस्ट रहेगा? स्मोकिंग सजेशन सपोर्ट विथ क्लोज फॉलो अप, एनुअल मैंडेटरी फुल बॉडी सीटी स्कैन, ये तो रॉन्ग हो गया। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स फॉर वेट गेन, एनडी है। वीकली एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस फॉर निमोनिया। क्या आंसर अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा? बताइए क्या आंसर रहेगा। तो सबसे पहले जो रिस्क है, रिस्क रिडक्शन का काम सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ठीक है। तो यहाँ पे सीओपीडी के चांसेस इसमें काफी ज्यादा है। सीओपीडी वाले पेशेंट में अगर स्मोकिंग कम करेगा तो इसके एक्सेबरेट होने के चांसेस भी काफी कम रहेंगे। तो स्मोकिंग सेसेशन इसका काफी इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी की तरह काम करेगा, क्योंकि वो हाइपरटेंशन को भी कम करेगा। स्मोकिंग के अंदर क्या रहता है, निकोटीन रहता है, बीपी बढ़ाता है, उसको कम करेगा, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज है तो उसमें भी रिवर्सिबल के चांस रहेंगे यहाँ पे। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, जो सीओपीडी कंपोनेंट है उसकी जगह, ठीक है। तो उसका भी क्या रहेगा, यहाँ कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। ओके, तो अपना ए स्टेटमेंट यहाँ पे सबसे बेस्ट लग रहा है अपने को, ठीक है। सबसे पहले स्मोकिंग सजेशन का रखो, उसके बाद में नेक्स्ट हेल्थ चेकअप रहेगा, उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा। ओके, गुड। आगे देखिए अपन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 19-year-old स्टूडेंट लिविंग इन ए क्राउडेड कॉलेज डॉर्म कंप्लेन ऑफ द परसिस्टेंट कफ फॉर 3 वीक्स। परसिस्टेंट कफ है 3 वीक्स के लिए। फर्स्ट सिम्टम, ही हैज लॉस्ट 5 kg ओवर द 2 month, वेट लॉस्ट की भी हिस्ट्री है, वेट लॉस हुआ है। एक्सपीरियंसिंग नाइट स्वेट्स, जब ये तीनों साथ मिल जाते हैं तब टीबी की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाइट स्वेट्स, परसिस्टेंट कफ एंड वेट लॉस, एंड रेयरली गोस आउट, तो ये ओवरक्राउडेड में रहता है। ओवरक्राउडिंग क्या किसको प्रमोट करती है? टीबी के स्प्रेड को प्रमोट करती है ना। ओवरक्राउडेड स्पेस में टीबी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ही हैज नॉट रिसीव्ड एनी बूस्टर इम्यूनाइजेशन सिंस चाइल्डहुड, मतलब इसको बीसीजी भी नहीं लगी है अभी तक, ठीक है। तो प्रायोरिटी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन क्या रहेगा? तो टीबी के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल था और सिम्टम भी शो कर रहा है, तो क्या करेंगे अपन? स्टार्ट प्रोफाइलैक्टिक एंटीवायरल नहीं, एंटीवायरल नहीं, एंटीबैक्टीरियल की तरफ जाएंगे अपन। बी है कंडक्ट इमीडिएट स्पुटम एग्जामिनेशन एंड पॉसिबल टीबी ट्रीटमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टीबी की माइक्रोस्कोपी कराएंगे अपन, स्पुटम माइक्रोस्कोपी कराएंगे, जरूरत पड़ी तो सीबी नाट भी करवाएंगे और टीबी का ट्रीटमेंट इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिम्टम्स शो कर रहा है, ठीक है। ओके, ये भी रॉन्ग हो गया, सीटी स्कैन का रोल नहीं है। मैंडेट बेडनेस नहीं, ये भी वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए है, इसके लिए नहीं है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 मैच करेंगे आप इसको प्रोग्राम और प्राइमरी फोकस। प्रोग्राम दिखा दिया आपको, आरएनटीसीपी, एनएसीपी, एनवीबीडीसीपी एंड पल्स पोलियो प्रोग्राम। ओके, तो पल्स पोलियो प्रोग्राम किसके रिगार्डिंग है? पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए, है ना। तो सिंपली अपन इसको मैच कर देंगे। एनवीबीडीसीपी है वो किसके लिए है? वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो मलेरिया कैसी है? मलेरिया वेक्टर बॉर्न डिजीज है।
नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम है वो HIV एड्स के प्रिवेंशन के लिए है, तो अपने इसको मैच कर लेंगे। और RNTCP है वो TB के लिए है, तो इसको मैच कर लेंगे। तो कौन सा स्टेटमेंट अपना करेक्ट हो गया? 1C 2D 3B 4A। 1C 2D 3B 4A, बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखें अपन क्वेश्चन नंबर 36। ये असेशन रीजन टाइप का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 नए पैटर्न के क्वेश्चन में आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए CHO बहुत सरप्राइजिंग पेपर निकालता है, आपने भी देखा होगा लास्ट टाइम। तो देखिए है ना, CHN के जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से आ सकते हैं। ओके, इम्यूनाइजेशन इज ए एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। हाँ, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में असेशन से अपना सही है। रीजन की बात करें, प्राइमरी प्रिवेंशन एम टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डिजीज बिफोर इट अकर्स। क्या ये इसका रीजन भी सही है? आंसर अपना बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ओके। क्या ये असेशन और रीजन ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं? जो रीजन है वो असेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो डिजीज के इंसिडेंस को काफी कम कर देगा, मतलब जो ऑर्गेनिज्म वो बॉडी के अंदर एंटर तो कर लेगा लेकिन डिजीज नहीं करवा पाएगा। डिजीज नहीं करवा पाएगा तो इंसिडेंस भी कम कर देगा, है ना। ओके, जैसे क्या है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या है, BCG की वैक्सीन लग रही है, ठीक है, DPT की वैक्सीन लग रही है, पेंटा लग रहा है, रोटा लग रही है। तो इन सब के कारण क्या हो गया है, टोटल इंसिडेंस काफी कम हो गया है ना। ओके, तो इंसिडेंस कम हो गया है तो ये एक्सप्लेन कर रहा है पर्टिकुलर इम्यूनाइजेशन को, ठीक है ना। जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि उसकी वजह से इंसिडेंस है डिजीज का वो काफी कम हो गया है पर्टिकुलर डिजीज का। तो ए स्टेटमेंट अपना यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड बाय WHO, ठीक है। ओके, तो क्या आंसर बनेगा इसका? WHO ने लिमिट क्या रखी है फ्लोराइड की बात करें तो आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है अपना 1.5 mg पर लीटर, ठीक है। ओके, चलिए, तो आपको थोड़ा सा अपन साइड में बात करते हैं क्वेश्चन सेट के। आपको भी लगा होगा काफी फ्लो कंटिन्यू हो गया है, तो अपन बढ़ते हैं अपने जो अभी रिसेंट RNCC की तरफ से जो टेस्ट सीरीज चल रही है उनके बारे में अपन थोड़ा समझते हैं कि कौन कौन सी टेस्ट सीरीज अभी रनिंग है ना। तो KGMU का जो एग्जाम है उसकी 120 टेस्ट की स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है और काफी स्टूडेंट इसमें काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका डेली KGMU एग्जाम पैटर्न का टेस्ट होता है, वो आप अटेंड कर सकते हैं, अपनी रैंक एनालिसिस कर सकते हैं और उन क्वेश्चन को आंसर से, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जो प्रैक्टिकल और प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अपनी डेली प्रैक्टिस, डेली इंप्रूवमेंट जो RNCC का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे आप डेली क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके अपने खुद की जो प्रैक्टिस है उसको मजबूत कर सकते हैं, है ना। उसके साथ ही अपन बात करें नॉर्सेट 9 की, उसके लिए 1 मंथली, 3 मंथली, 4 मंथली एंड 6 मंथली पैकेज अभी करंटली रनिंग है। और नॉर्सेट का तो आपको क्या ही बताया, आपको सभी को पता ही है कि काफी टाइम से चल रही है ना, मोर देन 5 years हो गए नॉर्सेट की सीरीज को चलते हुए और हमेशा हर नॉर्सेट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपन ने क्या दिया है, रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, ठीक है ना। ओके, तो नॉर्सेट 9 के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज रन कर रही है। अच्छे से अपना टेस्ट दें, अपनी रैंक को एनालाइज करें, अपनी कमियों को दूर करें और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगे उनको नोट डाउन करें। इसके साथ ही डेली प्रैक्टिस करते हुए अपना इंप्रूवमेंट डेली करें, ठीक है ना। ओके, तो 6 मंथ का जो है उसमें 180 डेज का रहेगा, बाकी मैंने बता दिया 1 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ जो आपका अप्रोप्रिएट रहता है, ठीक है, वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हो कोर्स का, ठीक है। अभी डेली शेड्यूल की बात करें अपन जून के शेड्यूल की, तो ये रहा आपका जून का शेड्यूल है नॉर्सेट का, है ना, जिसमें नर्व सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, इंटीग्यूमेंट्री, OBG, पीडिया, साइकेट्री, CHN, इन सबको इंक्लूड किया गया है। हमारा कोशिश यही रहता है कि मैक्सिमम क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जाए मंथ में, है ना। तो कुछ हाई यील्ड टॉपिक, कुछ लो यील्ड टॉपिक, इन सबको मिक्स में, ताकि आपका मंथ का जो पैकेज है उसके अंदर भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिले, ठीक है। ओके, तो इसके साथ ही अपन ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट बात करें अपन, क्वेश्चन अपना कौन सा हो गया था, 37 क्वेश्चन हो गया था जिसमें अपन ने फ्लोराइड की लिमिट की बात कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या आंसर बनेगा इसका? बी आंसर बनेगा 1.5 mg पर लीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, how does a preventive dose of folic acid during pregnancy differ from a therapeutic dose?
है ना। तो फॉलिक एसिड की थेरेप्यूटिक डोज और प्रिवेंटिव डोज में क्या फर्क है, कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ये काफी स्टूडेंट के लिए नया हो सकता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को पता भी है। अब होता क्या है, नॉर्मली प्रेगनेंसी के अंदर क्या होती है, 400 माइक्रोग्राम्स, है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 3 मंथ्स के अंदर अपन क्या करते हैं, प्रिवेंटिव डोज देते हैं ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो उसके लिए, ठीक है। फॉलिक एसिड दिया जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। लेकिन अगर उस लेडी में पहले की हिस्ट्री है कि जो प्रीवियस प्रेगनेंसी में जो बेबी हुआ था उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था, मतलब ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है इस बार, तो इस बार अपन प्रिवेंटिव डोज नहीं देंगे, इस बार क्या देंगे, थेरेप्यूटिक डोज देंगे। तो थेरेप्यूटिक डोज कितनी होती है, 4000, 400 नहीं होती, क्या होती है, 4000 माइक्रोग्राम रहती है। और 400 माइक्रोग्राम क्या है, प्रिवेंटिव डोज है ना। ओके, तो बी ऑप्शन अपन देखिए, प्रिवेंटिव डोज इज अराउंड 400 माइक्रोग्राम डेली, थेरेप्यूटिक डोज कैन बी मच हाइयर, है ना, कितनी 10 टाइम हाइयर होती है इसकी, 4000 माइक्रोग्राम, ठीक है। 4000 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड पर डे अपन देते हैं 1 मंथ प्रायर एंड 3 मंथ आफ्टर दी कंसेप्शन, ठीक है ना। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन इसको देंगे। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। बाकी ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो गए क्योंकि सबसे बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है वो बी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, आपने पढ़ लिया होगा इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए फील्ड सर्वे इफ एन इंडिविजुअल इज फाउंड टू हैव ब्लड प्रेशर ऑफ 142/90 mmHg, व्हाट इज द बेस्ट इमीडिएट इंटरप्रिटेशन। फील्ड सर्वे में गए आप, वहां पे आपने देखा कि किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना है, 142/90 है, तो उसका सबसे बेस्ट इमीडिएट इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा। ए ऑप्शन कह रहा है द इंडिविजुअल डेफिनेटली हैज स्टेज 2 हाइपरटेंशन, कि ये स्टेज 2 के अंदर हाइपरटेंशन में है। बी ऑप्शन है द इंडिविजुअल हैज सीवियर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, ये सीवियर है और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है। सी ऑप्शन है अनदर मेजरमेंट ऑफ ए डिफरेंट ओकेजन इज नीडेड टू कंफर्म द हाइपरटेंशन। डी है द रीडिंग सजेस्ट दैट हाइपरटेंशन रिक्वायर अर्जेंट इंटरवेंशन। तो डी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, कोई अर्जेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। 142 कई बार नॉर्मली भी आ जाता है, हो सकता है वो कहीं से रनिंग करके आ रहा हो या बहुत ज्यादा गर्मी है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में भी 142 तक पहुंच जाती है ना, आज तक नॉर्मल है, ठीक है। ओके, तो अपन सबसे बेस्ट किसको मानेंगे, टाइप स्टेज 2 में है, नहीं स्टेज 2 में भी ये नहीं है, स्टेज फर्स्ट के अंदर मान सकते हैं अपन इसको। अगर क्रोनिकली इसमें कांस्टेंट 140 से ज्यादा है तो ये स्टेज 1 में होगी, ठीक है। स्टेज 2 में अपन नहीं कह सकते। इंडिविजुअल है सीवियर अनकंट्रोल, इसको सीवियर और अनकंट्रोल कब कहते हैं, जब मोर देन 200 हो जाती है ना। ओके, तो बी ऑप्शन भी अपना रॉन्ग हो गया। सी है अनदर असेसमेंट, है ना, अपन थोड़ी देर बाद में उसको रेस्ट करवा के एक और बीपी की रीडिंग लेंगे तो हो सकता है अपने को बहुत एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाए। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अनदर मेजरमेंट ऑफ ए डिफरेंट ओकेजन इज नीडेड टू कंफर्म दी हाइपरटेंशन, है ना। तो या तो थोड़ी देर बाद में उसको रेस्ट करा के वापस लो, या जब नेक्स्ट फील्ड चेकअप होगा उस टाइम अपन क्या करेंगे, वापस बीपी की रीडिंग लेंगे उस पेशेंट की और मेजर करेंगे कि हाँ इसकी कंटिन्यूसली एलिवेटेड है या पर्टिकुलर उस ओकेजन पे ही एलिवेटेड थी, ठीक है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा। ओके, बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कमेंट सेक्शन के अंदर काफी अच्छे आंसर दिए हैं सभी ने, और अभी कुछ क्वेश्चन और है, टोटल 50 क्वेश्चन है, तो अभी अपने को कंसिस्टेंट रहना है ना। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट कोचिंग। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। इन ए हाई प्रिवलेंस एरिया ऑफ द एचआईवी विच इंटरवेंशन बेस्ट रिड्यूस मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द बर्थ। एमटीसीटी को अपने को कम करना है, ठीक है। इन ए हाई प्रिवलेंस एरिया ऑफ द एचआईवी विच इंटरवेंशन बेस्ट रिड्यूस मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ड्यूरिंग बर्थ। ए है इंश्योर बेड नेट फॉर एक्सपेक्टेड मदर। बेड नेट्स तो वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए करते हैं, बेड नेट्स, है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। स्क्रीनिंग एंड ट्रीटिंग लेटेंट टीबी, लेटेंट टीबी को स्क्रीन करो और ट्रीट करो, तो इसका भी कोई ट्रांसमिशन से लेना देना नहीं है।
एडमिनिस्टर्ड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी टू HIV पॉजिटिव मदर्स, है ना, उसको ART देंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्या देंगे, ART देंगे जो मदर HIV पॉजिटिव है। ये स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। इसको अपन क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे तो ट्रांसमिशन के चांसेस को अपन काफी हद तक कम कर सकते हैं, है ना। प्रोवाइडिंग डेली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ओनली, तो इसका HIV से लेना देना नहीं है, ये हर प्रेग्नेंट फीमेल को देना होता है, ठीक है। तो डी स्टेटमेंट HIV के रिलेशन में सही नहीं है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करें अपन, ए 12-year-old गर्ल रिपोर्ट फ्रिक्वेंट फेंटिंग स्पेल्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी एट स्कूल। She is found to be severely anemic with hemoglobin level of 7 ग्राम पर डेसीलीटर। इमीडिएट पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन क्या रहेगा। एज कितनी है, 12 ईयर्स है, एडोलेसेंट है, ठीक है। क्या हो रहा है, फेंटिंग स्पेल्स आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें हाइपोक्सिया के सिम्टम्स हो रहे हैं। सीवियरली एनीमिक है, हीमोग्लोबिन लेवल 7 है, तो कंफर्म हो गया कि क्या हो गया, ये एनीमिया का पेशेंट है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का हो सकता है, ठीक है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, इसमें आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट इसको देंगे, ठीक है। स्टार्ट डेली आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स, ठीक है ना। ओके, तो 7 है, तो मोर देन 7 और 7 में अपन क्या करते हैं, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स देते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपना यहाँ क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, है ना। ओके, आइसोलेशन में रखने का कोई वायरल डिजीज नहीं है जो आइसोलेशन में रखें। कंडक्ट वीकली चेस्ट एक्सरे स्क्रीनिंग, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। प्रोवाइड प्रोफाइलेक्टिक एंटीवायरल थेरेपी, तो कोई वायरल डिजीज भी नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन अपना यहाँ पे सबसे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, इन ए वैक्सीनेशन ड्राइव ए 6 month old infant with mild cough with no, है ना, इन वैक्सीन ड्राइव 6 month old infant with mild cough and no fever arrive for DPT and OPV doses. The mother worries immunization might worsen the cough, ठीक है। इसको जो कफ है इसको इम्यूनाइजेशन और सीवियर कर सकता है, वर्स कर सकता है, तो उस मदर को आप क्या एडवाइस करोगे। तो किसके लिए आई है, डीपीटी के लिए और ओपीवी के लिए आई है, ठीक है। ओके, 6 मंथ का है तो आपको पता होगा 16-14 में क्या चलती है। ए है पोस्टपोन इम्यूनाइजेशन फॉर 2 weeks। बी है वैक्सीनेशन कैन प्रोसीड सेफली। सी है प्रोवाइड प्रोफाइलेक्टिक एंटीबॉडीज फॉर 10 days। एंड डी है विदहोल्ड ओनली ओपीवी अंटिल द कफ रिजॉल्व्स। क्या आंसर करेक्ट रहेगा। तो सबसे पहली बात तो इसके सिम्टम्स देखते हैं। इसको कोई फीवर नहीं है, फीवर होता तो अपन सोचते हैं इसको क्या है, माइल्ड कफ है। और माइल्ड कफ, कफ को एग्रीवेट करने वाली ना तो ओपीवी एग्रीवेट करेगी ना डीपीटी एग्रीवेट करेगी, क्योंकि दोनों रेस्पिरेटरी फंक्शन से इनका लेना देना नहीं है। ओपीवी किसके थ्रू आ जाती है, इंटेस्टाइनल रूट के थ्रू फंक्शन करती है, और डीपीटी इंट्रामस्कुलर रहती है, तो वो अलग ही रहेगा मसल्स के अंदर, उसका ऑटो क्या बन जाएगा, वहीं पे एंटीबॉडीज बन जाएगा। कोई भी साइकिल, है ना, रेस्पिरेटरी फंक्शन से रिलेटेड नहीं है और फीवर भी नहीं है इसको, तो अपन इसमें सेफली वैक्सीनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो कोई सीवियर डिजीज अपने को नहीं देखने को मिल रही जो कॉम्प्लिकेट कर जाए कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बी अपना करेक्ट रहेगा, वैक्सीनेशन कैन प्रोसीड सेफली, है ना। ओके, पोस्टपोन नहीं करना है क्योंकि ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। प्रोवाइड प्रोफाइलेक्टिक एंटीबॉडीज फॉर 10 days, ये भी नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई सीवियर सिम्टम निमोनिया के शो नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, चलिए, तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा अपना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 42 अपना यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज फॉर सर्वाइकल कैंसर। सेकेंडरी के अंदर क्या रहता है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, है ना। इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मतलब स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट किसमें रहेगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में रहेगा। ओके, पैप स्मीयर स्क्रीनिंग कर रहे हो, स्क्रीनिंग में मतलब ये क्या हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई। इन्वेस्टिगेशन किस में आएगी, सेकेंडरी में आएगी। एचपीवी वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन प्राइमरी के अंदर आएगा, है ना, किसी भी टाइप का वैक्सीनेशन हो प्राइमरी में आएगा। कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सस्पिशियस लीजन्स, है ना, तो कोल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके वहां पे बायोप्सी ले सकते हो, तो ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गया, ये भी सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा। हिस्टेक्टोमी इन एडवांस कैंसर केसेस, ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा इसमें, हिस्टेक्टोमी इन द एडवांस कैंसर केसेस। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज के अंदर ये नहीं है ना। ओके, ये क्या है, इंटरवेंशन हो गया। इंटरवेंशन जो है, हिस्टेक्टोमी कर रहे हो आप, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, डिसेबिलिटी लिमिटेशन की तरफ चला जाएगा, है ना। ओके, तो बेस्ट आंसर क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे, एक तो अपना हो गया फर्स्ट, एक हो गया थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट, बिल्कुल बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा 43 के अंदर।
नेक्स्ट है 44, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS इन इंडिया, which indicator primarily assess the nutritional status of children under 5 by comparing weight to age। अब इसने पूछा है कि जो NFHS है उसमें वेट फॉर एज जो है, वेट फॉर एज से आप क्या असेस करोगे? सिंपल सी बात पूछी है आपको, जब वेट फॉर एज दे दिया है तो आप वेट के थ्रू आप क्या मेजर करोगे? स्टंटिंग, वास्टिंग, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस या अंडरवेट। तो आप किसको असेस करोगे कि अंडर 5 चिल्ड्रन में कौन कौन अंडरवेट है, वो वेट फॉर एज से पता चल जाएगा। तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा, ठीक है। अंडरवेट इसमें क्या रहेगा? करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, ओके। तो क्योंकि जब वेट फॉर एज की बात हो गई है तो अंडरवेट अपना क्या रह जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे, है ना, ओके। ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है, इसको अपन कहाँ यूज करते हैं? माल न्यूट्रिशन असेसमेंट के लिए, ठीक है, ओके। और क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में क्या होता है? स्टंटिंग हो जाती है, वहां पे क्या रहता है? वेट, हाइट फॉर एज, हाइट फॉर एज जो है वो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में रहेगा, वहां पे क्या हो जाएगी? स्टंटिंग हो जाएगी, है ना। और वास्टिंग जो है वो किसमें होती है? एक्यूट माल न्यूट्रिशन में हो सकती है, ठीक है, ओके। लेकिन अंडरवेट की बात करें उसका पता कैसे चलेगा? वेट फॉर एज से अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। NFHS के अंदर वेट फॉर एज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ कितने अंडरवेट चिल्ड्रन है इसमें, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है क्या? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कंपोनेंट ऑफ द RCH प्रोग्राम इन इंडिया एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा RCH प्रोग्राम का कंपोनेंट नहीं है ना? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, RCH प्रोग्राम। ए है मैटरनल हेल्थ केयर इंक्लूडिंग एंटीनेटल चेकअप्स, ANC, बिल्कुल ANC तो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है। बी है फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस, तो कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस हो गई, OCPs वगैरह जो भी है, कॉपर्टी वगैरह, वो सब RCH के अंदर इंक्लूडेड है ना। फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस ये भी इंक्लूडेड है। सी ऑप्शन स्पेशलाइज जीरियाट्रिक केयर फॉर द एल्डरली, नहीं, ये इसमें कवर नहीं है, ठीक है ना, ओके। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा? जीरियाट्रिक मेडिसिन की तरफ चला जाएगा, है ना, ये RCH का कंपोनेंट नहीं है, डी है। तो सी ऑप्शन किस में चला जाएगा? प्रिवेंटिव जीरियाट्रिक में चला जाएगा, वो RCH में नहीं आएगा। डी ऑप्शन कह रहा है इम्यूनाइजेशन सर्विस फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन को अपन TT का इम्यूनाइजेशन देंगे और RCH के थ्रू जो इन्फेंट वगैरह है, नियोनेट वगैरह है, उनको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग वैक्सीनेट करेंगे। डी ऑप्शन भी अपना करेक्ट है, सी इसमें क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा, है ना, ओके। नेक्स्ट है 46, ए 35-year-old farmer complained of the night blindness and frequent infections. His diet is predominantly cereals with minimum vegetables or animal food. Which supplementation is the critical? 35 ईयर का है, फार्मर है और नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे विटामिन ए से इसका रिलेशन हो सकता है, ठीक है, ओके। और फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन है मतलब इसकी इम्यूनिटी भी लो है, इम्यूनिटी भी क्या है यहाँ पे? लो है। और जो डाइट है वो कैसी है? सीरियल्स की है विथ मिनिमल वेजिटेबल्स। विटामिन ए का सोर्स क्या होता है? विटामिन ए की सोर्स की बात करें तो मैंगो हो गया, कैरेट्स हो गई, ये इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। कुछ फिशेस वगैरह हो गई, है ना, फिश का जो लिवर ऑयल होता है वो विटामिन ए का रिच सोर्स होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है इसकी डाइट में कम है, तो कौन सा सप्लीमेंटेशन देंगे अपन? विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देंगे, क्योंकि विटामिन ए की कमी से इसमें क्या हो गया है? नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है, ठीक है, ओके। चलिए, तो विटामिन ए सेल के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है ना, ब्रेन फंक्शनिंग को बूस्ट करता है और विजन को बूस्ट करता है, ठीक है। ये विटामिन ए के फंक्शन आपको पता है, तो विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इस पेशेंट को देंगे अपन। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 47। ड्यूरिंग ए टाइफॉइड फीवर आउटब्रेक इन ए डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन स्लम, What is the best next step to prevent further spread? ठीक है, टाइफाइड फीवर आउटब्रेक हो गया है तो इसको आगे फर्दर ये स्प्रेड नहीं करे, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या स्टेप लेंगे? ए है फॉगिंग द एरिया टू एलिमिनेट मॉस्किटोज। पहली बात तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज नहीं है टाइफाइड, रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। बी है मॉनिटरिंग रोडेंट पॉपुलेशन फॉर प्लेग कंट्रोल्स, है ना, तो ये रोडेंट बॉर्न डिजीज भी नहीं है टाइफाइड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा।
सी है इंश्योरिंग सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन मेजर, क्योंकि ये है ना कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होने वाली डिजीज है टाइफाइड। तो अगर सेफ वाटर सप्लाई दोगे, सैनिटेशन प्रॉपर रहेगा, तो कंटामिनेशन के चांसेस भी कम रहेंगे। सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा। ठीक है। प्रोवाइडिंग रूटीन इनहेलेशनल ब्रोंकोडायलेटर फॉर रेजिडेंट, तो ये रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं है, तो इसको अपन ब्रोंकोडायलेटर्स भी नहीं देंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। इन मैनेजिंग हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज द अनकरेक्ट, है ना, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बीएमडब्ल्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ओके। सेग्रीगेटिंग वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन इनटू कलर कोडेड बिन्स। बी है डिस्पोजिंग ऑल बायोमेडिकल वेस्ट इन ओपन जनरल गार्बेज पिट्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बायोमेडिकल वेस्ट को अपन ओपनली थोड़ी फेंकेंगे, है ना, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा, वहां जाएगा, किसको सेग्रीगेट करना है, किसको रिसाइकल करना है ना, किसका इंसिनरेशन करना है, प्रॉपर अलग अलग तरीके से क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा, उसके बाद में रिसाइकल का होगा, या जो भी स्टेप होगा वेस्ट मैनेजमेंट का, वो वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट करेगी, है ना। तो ओपन जनरल गार्बेज की तरह उसको नहीं फेंक देना है। बी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? ए माइग्रेंट लेबरर कंप्लेन ऑफ द क्रोनिक स्किन लीजन्स एंड नर्व थिकनिंग। जब बात नर्व थिकनिंग की आ जाती है तो कहीं ना कहीं अपन किसकी तरफ सोच सकते हैं, लेप्रोसी की तरफ सोच सकते हैं। ठीक है, क्रोनिक स्किन लीजन है, मतलब यहाँ पे पैच बन रहे हैं स्किन पे। ठीक है, हो सकता है ये हाइपोपिगमेंटेड पैच हो। ठीक है, क्रोनिक स्किन लीजन बन रहे हैं और नर्व थिकनिंग हो रही है। ही हैज नो फिक्स रेजिडेंस एंड स्पोरेडिकली यूजेस पब्लिक हेल्थ सर्विस। ठीक है, ओके, मतलब ये हॉस्पिटल भी इतना आता जाता नहीं है। ठीक है, और क्योंकि इसका फिक्स रेजिडेंस नहीं है। ही वाज नेवर असेस्ड थ्रू आउट बिफोर। ठीक है, इसको मतलब किसी डॉक्टर ने अच्छे से अभी तक कोई चेक किया नहीं है, क्योंकि ये हेल्थ सर्विस के इतने कॉन्टेक्ट नहीं है। अब इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा? जब बात आ जाती है क्रोनिक लीजन्स एंड नर्व थिकनिंग की, तो अपन का डायग्नोसिस क्या बन जाता है, लेप्रोसी। लेप्रोसी में क्या होता है, नर्व थिकनिंग हो जाती है, हाइपोपिगमेंटेड, है ना, जिसमें क्या होता है, सेंसेशन कम होने लग जाते हैं, है ना, नर्व सप्लाई, जो नर्व अफेक्टेड नर्व है जिस एरिया को सप्लाई करेगी वहां पे सेंसेशन कम हो जाएंगे, है ना। तो हाइपो एनेस्थेटिक पेज बनने लग जाएंगे। तो लेप्रोसी अपना यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, लेप्रोसी रहेगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 50। ए 50 का 50 हो गया। ए 50 ईयर ओल्ड diabetic woman complain of the non-healing foot ulcer. She has limited mobility and has difficulty visiting the local clinic for dressing changes. ठीक है, her neighborhood lacks a community nurse. इमीडिएट पब्लिक हेल्थ सॉल्यूशन क्या रहेगा इसमें? ठीक है ना, ओके। तो क्या है, डायबिटिक फीमेल है जिसको नॉन हीलिंग अल्सर है और ये टाइमली क्या करवाती है, ड्रेसिंग भी चेंज नहीं करवा पा रही। ठीक है, इसमें सबसे बेस्ट क्या रहेगा, इमीडिएट पब्लिक हेल्थ सॉल्यूशन क्या रहेगा? प्रोवाइड टेली कंसल्टेशन एंड होम बेस्ड वुंड केयर सर्विस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? टेली कम्युनिकेशन क्या होता है कि फोन पे कम्युनिकेट करके उनको एडवाइस की जाए कि आपको कैसे इस वुंड की केयर करनी है। ठीक है, ओके, क्योंकि आसपास में उसके कोई नर्स भी नहीं है, है ना, तो खुद को ही केयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपने को काफी हद तक सही लग रहा है कि इसको टेली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करो और होम बेस्ड वुंड केयर सर्विस दो। बाकी स्टेटमेंट देखते हैं। मैंडेट डेली फुट एक्सरे फॉर ऑल डायबिटिक पेशेंट, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट। डेली एक्सरे किसी को इतना रेडिएशन नहीं देंगे और एक्सरे से अपने को इतना पता भी नहीं चलेगा। स्टार्ट प्रोफाइलैक्टिक एंटीवायरल थेरेपी, ये भी रॉन्ग हो गया, कोई रिलेशन नहीं है इसका इस क्वेश्चन से। डिस्ट्रीब्यूट मल्टी टिश्यू सिरिंज फॉर सेल्फ इंजेक्टिंग ऑफ इंसुलिन, है ना, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, है ना, क्योंकि हो सकता है ओल्ड एज के अंदर मोस्टली क्या रहती है, टाइप 2 डायबिटीज रहती है और वहां पे इंसुलिन नहीं देते, अपन क्या देते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट बनेगा, प्रोवाइड टेली कंसल्टेशन एंड होम बेस्ड वुंड केयर सर्विस, है ना। तो आरएनसीसी की तरफ से सीएचएन के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ये 50 आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आशा करता हूं कि एग्जाम के अंदर काफी हद तक इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे या इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने आज की क्लास में लिए हैं। ठीक है, ओके। इसके साथ ही जो अपना नॉर्सेट के लिए जो एमसीक्यू क्रैश कोर्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए आप जो जो बुक्स पढ़ते हो, नॉर्स जो सॉन्डर्स हो गए, एनक्लेक्स हो गई, जो अच्छी अच्छी क्वालिटी की बुक्स हैं, उन सब के क्वेश्चंस
और जो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है हाईली इंपॉर्टेंट, उन सबको मिला करके इसको डिजाइन किया गया है। अच्छे से वीडियो लेक्चर्स इसके अंदर दिए गए हैं और एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा इनको एक्सप्लेन किया गया है ना। ओके, तो इसको अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा आने वाले नॉर्सेट 9 एग्जाम के लिए, है ना। ओके, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी एमसीक्यू सेशंस की, और जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं ऑलरेडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आप डेली बेसिस पे देख करके अपने खुद के लेवल को काफी अच्छे लेवल तक इंप्रूव कर सकते हो। और साथ साथ में मैंने आपको टेस्ट सीरीज का बता ही दिया है ना। जो 6 मंथ का पैक है वो हमारा सबसे बड़ा पैक है, बाकी 1 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ का पैक है वो भी आप चूज कर सकते हो। और अभी रिसेंटली केजीएमयू की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूं। केजीएमयू का डेली एग्जाम पैटर्न टेस्ट चलता है जिसको आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, रैंक एनालिसिस कर सकते हो, और पेपर देने के बाद में आप क्वेश्चन आंसर इजीली देख करके पूरा कंप्लीट पेपर भी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो इसके साथ ही आज का जो ये इंपॉर्टेंट सेशन था इसको अपन यहीं पे एंड करते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।